जैसे ही कर्नाटक पे पूछा उनसे, सर कर्नाटक में बवाल हो रहा है, सर बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, क्या होने वाला? तब ना आखिरी बारी पूछ लिया, अरे सर आप कर्नाटक जाएंगे कि नहीं? गाँव बसाने लुटेरे पहले आ गए वाली कहावत है। पूछो कैसे? मुख्यमंत्री भी बना नहीं है, कुछ लोग मंत्री बनने के लिए खड़के जी करके बाहर खड़े। गाँव तो बस जाए भाई। मैंने बोला सर नो यू हैव वन कर्नाटका, इट्स अ बिग डील. योर एग्जिट पोल नंबर 1, इंडिया टुडे एग्जिट पोल नंबर 1. I will give first interview to India today. Number 1. I said, okay sir, thank you sir. Okay sir, Chief Minister, that you will get to know. बैठे, रोल किया, मुस्कुराते हुए गाड़ी में निकल गए. तभी बहुत अच्छा सूत्र आपका बेवफा हो जाता है, सनम बेवफा टाइप का हो जाता है ना. ये बेवफाई तो हमने कई बार सूत्र झेली है। हाँ. तो सूत्रों को कैसे पिरोना होता है, हाँ। उन सूत्रों से कैसे अपनी बात रखनी होती है और बात बुलवानी होती है, वो कला या तो मौसमी जी को आती है, या तो मुझे आती है, या ऐश्वर्या को, या राहुल को. अच्छा। और राहुल तो क्या ये जो है हाथ रखे हुए थे. ये जब बोल रहा था तो तुम्हें बहुत जोर किया. मुझे मैं सोचा कि मेरा नाम लेगा नहीं लेगा। मैंने कठई कोनी जानो, मैंने राजस्थान में ही रहना है. उन्होंने साफ कर दिया कि मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना, दिल्ली भी कोई नहीं आना. कि डीके शिव कुमार जो है जैसे ही उतरे, सब फोकस राहुल अपना उनसे खबर नहीं कर. मैंने डीके सुरेश को कहा बनेंगे क्या, डू यू वांट हिम टू बिकम चीफ मिनिस्टर? सर सर, और वो डीके सुरेश मेरे को डीके शिव कुमार की तरफ उनसे भैया से पूछो, बात उनसे करो. भैया से आपकी क्या इच्छा है, डू यू वांट हिम टू बिकम चीफ मिनिस्टर, डू यू वांट हिम. मैं उनके ऊपर लगा हुआ था कि क्या पता राहुल की जगह मुझे एक्सक्लूसिव नहीं उसके पीछे फिर जो मिला ये तुझे? नहीं, कुछ बोले नहीं. अगली बार मैं आऊंगा बीजेपी फिर, ठीक है। जब आपका अंदर का आदमी जिसने क्वेश्चन सेट किया है वो प्रोफेसर वही लीक करने लग जाए तो आप किसको कैसे पकड़ेंगे? तो चोर की मां को पकड़ना तो जरूरी है वहां पर. अम्मा चाचा जो भी पकड़ा सरकार पकड़ेगी, लेकिन Reporters off air. अरे राहुल यार, पिछले 2-4 दिनों में बड़े चमकते हुए दमकते हुए दिख रहे हो हर जगह यार. अरे मैं वहाँ पे था कर्नाटका भवन के अंदर, एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि आप राहुल है ना? मैंने कहा हाँ 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 हाँ. कह रहा हम आपका रिपोर्टर्स ऑफ एयर देखते हैं ये वो. मैंने कहा आप कौन है? तो बोला मैं सिद्धरामैया साहब की सिक्योरिटी में हूँ, जो दिल्ली प्रोटोकॉल से उनको मिलती है. फिर बोलता है कि मौसमी जी, मैंने कहा वो अभी आएंगी आएंगे. अभी यहाँ पे बाहर आएंगी. बोला ऐश्वर्या, मैंने वो तो बीजेपी कवर करती है. अच्छा, वो यहाँ पे क्या करेगी भाई? ये नहीं पूछा पीयूष नहीं पूछा. नहीं बस इन दोनों का, 2 महिलाओं का नाम पूछा बस. नया दुखद पीयूष पीयूष. यार रह गया मामला. और पता है, हम लोग एक ही टेबल पे बैठे हुए थे तो कोई एक नेता बोला आप वो पॉडकास्ट करती ना, तो एक कोई और बड़े नेता थे, वो राहुल और मेरी तरफ इशारा करते भैया हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं, बस हो गया. तुम लोगों का तो ये चलता वाला रहेगा. 2-3 घंटे बात करना है और लाइव के लिए बुला लेंगे. आप अभी शुरू कर दीजिए. नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं आज तक रेडियो पॉडकास्ट और अपना पसंदीदा कार्यक्रम रिपोर्टर्स ऑफ एयर, जिसमें हम आज बात करेंगे अपने इन चारों रिपोर्टर्स की फौज के साथ, जिसमें ऐश्वर्या, मौसमी, राहुल और पीयूष मिश्रा हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की इन एंड आउट स्टोरी. कैसे हुई क्रैक, कैसे हुई ब्रेक. सिर्फ हम राजनीति पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपके और देश के भविष्य पर. यानी NEET नीट यूजी एग्जाम में पेपर लीक को लेकर सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, संसदीय समिति के आगे सरकार क्या जवाब दे रही है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या हो रहा है. साख सरकार की सवाल का भी है, तो लिहाजा इसलिए सरकार ज्यादा सतर्क है. सरकार ने इतना एहतियात बरता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब का हलफनामा तक नहीं भेजा है. उन्हें लगा कहीं हलफनामा भी लीक ना हो जाए. तो इसकी भी स्टोरी आपसे बताएंगे और ये भी कहेंगे SIR पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इससे निर्वाचन आयोग ने कितनी राहत की सांस ली, और बाकी उस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे. तो आइए सीधे सीधे कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ. मौसमी ने सबसे पहले स्टोरी ब्रेक की थी. सबसे मौसमी कैसे क्रैक किया और कैसे ब्रेक किया ये स्टोरी, इसकी अंतर कथा क्या है? मतलब मुझे याद, ये जैसे कोई जिक्र करता है ना कि ब्रेक की थी, तो मुझे वो समय याद आ जाता है संजय जी, जिस समय सारी टेंशन मेरे दिमाग पे थी कि ब्रेक करें या नहीं करें. मतलब वो स्टोरी 2 घंटे से आपके पास रखी हो और फिर आप सोचें कि कब करना है कब करना है. एक डबल चेक चाह रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी खबर थी, और जैसे आपने बोला ना लीक नहीं होने दे रहे,
वैसे ही कोई लीक कहीं से पॉसिबल नहीं था। अब आप बताइए कि 4 लोग की बैठक हो रही है, सिद्धारमैया, राहुल गांधी, खरगे साहब या केसी वेणुगोपाल मिल रहे हैं, कोई एक और परिंदा पर नहीं मार सकता वो मीटिंग में। 40 मिनट की 1-on-1 मीटिंग होती है सिद्धारमैया और राहुल गांधी के बीच में, तो कौन आपका सोर्स होगा भाई? सूत्र कहाँ से मिलेगा? और ये चारों पांचों नेता तो बोलेंगे नहीं। रणदीप जी तो जाना होगा चीन, रंगून पहुंचा देंगे। मतलब उस तरीके से अगर आप उनके पीछे, रणदीप सुरजेवाला इंचार्ज है, तो ये छठे नेता है। तो ये ऐसे नेता थे। और छठे मतलब छठे या छठे? छठे हुए भी है। हाँ, और छठे, सिक्स्थ। हाँ, और छठे भी है और छठे हुए भी है। तो मतलब मंझे हुए हैं बहुत। हाँ। ये सारे नेता मंझे हुए हैं। तो मुझे ना सामने से एकदम से जब खबर का कंफर्मेशन, मुझे डबल चेक आया। मैंने बॉस को फ़ोन करके बोला था 2 घंटे पहले, और कलेजा मुंह को आ गया था क्योंकि खबर कुछ और चल रही थी। हम लोग ने कहा था नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, पर मेरे पास एक खबर आई कि सिद्धारमैया को राहुल गांधी ने बोला कि आप इस्तीफा दीजिए। तो मतलब मुझे लगा कि कैसे हो, मतलब मैं क्या करूँ? तो बॉस ने बोला चला दें। हम कहा नहीं, अभी रुक जाइए। 2 घंटे हम लोग रुक गए और उसी समय पीसी की खबर आ गई। तभी कंफर्मेशन आया कि आपकी खबर सही है। कोई नेता बात नहीं कर रहा है, और देखती हूँ सामने से सिद्धारमैया चले आ रहे हैं, उनके साथ केसी वेणुगोपाल चले आ रहे हैं, उनके साथ डीके शिव कुमार और रणदीप चला रहे हैं। और रणदीप छूटते ही बोलते हैं स्टॉप ऑल स्पेकुलेशन, स्टॉप ऑल स्पेकुलेशन, आई विल रिक्वेस्ट माई मीडिया फ्रेंड्स। कर्नाटक में जाके मीडिया की तारीफ कर दी और यहाँ बोल रहे थे स्टॉप ऑल स्पेकुलेशन। तब मेरे पास हाथ में खबर थी और मुझे लग रहा था कि या अगर इन्होंने वो खबर बोल दी तो आपकी खबर मर गई। मतलब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अनाउंस हो जाएगा तो आपने जो खिचड़ी इतनी अच्छी पकाई थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही उसके विरोधाभास था, बिल्कुल ही ऑपोजिट बोल दी। और उसी के 2 सेकंड बाद, मतलब राहुल भी वहाँ पे खड़ा था, हम और राहुल दोनों वहाँ पे खड़े थे। 2 सेकंड बाद वो फ्लैश मैंने डाला और लाइव पैच था, उसमें हम लोग ऑन एयर चले गए। तो ये इसके पीछे की जो कहानी है ये जाना, जब कोई सोर्स नहीं था, डायरेक्ट बातचीत हो रही थी D2D, तो ऐसे में तुमने बॉडी लैंग्वेज से पहचाना, मुस्कुराहट, निराशा, क्या? भैया बॉडी लैंग्वेज से पहचान रहे होते तो अभी तो चैनल के बाहर होते चैनल बोलते। केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ? हाँ नहीं, मतलब संजय जी आपके भी तो सूत्र इतने भारी भरकम है। हाँ। रिपोर्टर कभी अपने सूत्र नहीं बताता। ये तो आप जो जानना अच्छा, चाह रहे सूत्र संजय जी। एक मैं नहीं तो ये होता है। जानना चाह रहा हूँ कि भाई वहां पर क्या देखा इसने अरे वो जिसकी बताइए। वजह से? नहीं, मतलब मैं कह रही रिपोर्टर का सूत्र एक नहीं होता। रिपोर्टर का सूत्र, और कभी बहुत अच्छा सूत्र आपका बेवफा हो जाता है, सनम बेवफा सही टाइप का हो बात जाता है ना। ये बेवफाई तो हमने कई बार सूत्र झेली है। हाँ। और होता है। कई जो है, कई बारी आपका सूत्र जो 5 साल से नहीं चला वो चल जाता है। तो पर इसमें सूत्र एक नहीं चाहिए था, इसमें सूत्र बहुत सॉलिड चाहिए था, डबल ट्रिपल सूत्र चाहिए थे। और मतलब जब मुझे बिल्कुल ही श्योर हो गया, और उसके बाद की कहानी आप राहुल से पूछिए, क्योंकि जैसे ही मैंने थोड़ी खबर, हमारी एक सहयोगी है पौलमी, वो कह रहे थे हम शॉक्ड थे कि तुम फोड़ रही थी, तो यहाँ टेंशन न्यूज रूम में भी हो रही थी, क्योंकि कोई भी एक चैनल नहीं चला रहा था कि सिद्धारमैया को स्टेप डाउन करने को बोला है, राज्यसभा जाने को बोला है कि राज्यसभा आप आ जाइए, दिल्ली में ओबीसी चेहरा बनिए। मतलब तुमने इतना बड़ा बम फोड़ा कि सबके कान सुन्न हो गए थे थोड़ी देर को। ये लहसुन है बम राहुल? नहीं था ना राहुल। नहीं, ये बिल्कुल ये हाइड्रोजन बम था। ठीक है। और आप सोचिए, एक आप जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर के तौर पर, बीट रिपोर्टर तौर पर, आप एक मुख्यमंत्री को उतारने की बात कर रहे हैं, वो भी कैसे राज्य के, कर्नाटक जैसे राज्य की। एक छोटी सी गलती बहुत भारी हो सकती थी, इसीलिए वो 2 घंटे खबर रोकी, इसीलिए उस पर एक डबल एश्योरेंस लिया गया। और मुझे याद है कि खबर फोड़ी, ये तमाम लोग आए, उन्होंने बोला कि नहीं ये सब फर्जी है, सब झूठ है। तो वो लोग, उन्होंने बोला कि नहीं तमाम चीज़ें गलत हैं, आप स्पेकुलेट मत करिए। साहिल के साथ मेरा लाइव था, साहिल ने, याद है ना, मैं आपको वहीं खड़ों के साथ में कर रहा था। हाँ। साहिल के साथ मेरा लाइव था, साहिल जोशी के साथ में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल ये तो बोल रहे हैं कि ये तो राज्यसभा की मीटिंग है। मैंने कहा इतने साल तो मुझे कवर करते हो गए, राहुल गांधी सिद्धारमैया को 40 मिनट अलग से ले जाकर बोलेंगे?
मतलब राज्यसभा के लिए, एमएलसी के लिए, ये मुझे तो नहीं लगता, मुझे मेरे गले नहीं उतर रही है बात। ये बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारे गले नहीं उतर रही है बात। और जरूर कुछ ना कुछ और है जो अभी एड अप नहीं हो पा रहा है, अभी जो बात सामने नहीं आई है। तब हम खबर चला रहे थे कि उनको स्टेप डाउन करने के लिए कह दिया गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो ये चला रहे थे कि उतारने के लिए उनको बोल दिया है, राज्यसभा जाने के लिए बोल दिया है। बाकी जो चैनल्स हैं वो उसको डाउन प्ले कर रहे थे। तो खबर चलाने हम में चढ़े हुए थे, वो उतार रहे थे। मेरे कहने का मतलब मतलब ये है। उनका काम ये था कि उतार गलत है खबर। हाँ, क्योंकि हमारे पास नहीं है। अभी भी जो ये शपथ ग्रहण को लेकर, समय को लेकर थोड़ा असमंजस है, थोड़ा ये लग रहा है बोले कि गाँव कब होगा। बसानी लुटेरे पहले आ गए वाली कहावत है। पूछो कैसे, मुख्यमंत्री भी बना नहीं है, कुछ लोग मंत्री बनने के लिए खड़गेजी करके बाहर खड़े। गाँव तो बस जाए भाई, पहले नई सरकार अपनी शपथ ग्रहण हो जाए मुख्यमंत्री, तब तो कैबिनेट बनेगा। जो घटनाक्रम हुआ उसे देखते हुए तो लगा कि भाई अंदर कितनी गर्मा गर्म बहस हुई होगी। बाहर तो आके डीके पैर भी छू रहे हैं और फोटो आ रही है, तो उसमें मुझे लगा कि कुर्सी ने दोनों से धीरे से कहा, चुपचाप अब लड़ना मत, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। और किसी ने कहा कि हाँ, नाराजगी भी बहुत तहजीब से होती है। मुस्कुराते हुए बाहर फोटो, भीतर गर्मा गर्म मीटिंग होती है। वाह वाह वाह। तो अंदर के खाने ये होगा। इसी बीच बीजेपी में क्या चल रहा था इसको लेके, कुछ वहां भी चर्चा हो रही थी क्या? बीजेपी में तो मतलब हम रिपोर्टर्स के अंदर जो चल रहा था वो ये कि हमें दिख रहा था कि दो खेमे हैं कांग्रेस में। जैसे राहुल बता रहे हैं, मौसी बता रही हैं कि ये लोग खबर ब्रेक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये किया जाएगा। एक बहुत बड़ा दूसरा तबका भी था जो ये कहने को, मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की तासीर नहीं है ये। ऐसा संजय जी बहुत क्या कम, सौहार्दपूर्ण सत्ता हस्तांतरण? हाँ, क्या मतलब कि इतनी इजीली सब कुछ हो जाए या जो आपको बेनिफिशियल हो वैसा आप करें, तो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये हो जाएगा। कर्नाटका के भी जो बीजेपी के नेता थे उनको लग रहा था कि ए सिद्धारमैया विल नॉट गो डाउन विदाउट अ फाइट। जब वो वापस गए तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन था कि क्या पता एमएलएज जो उनके साथ हैं उनकी सूची पहुंच जाए यहाँ पे कि भाई हम इनके साथ हैं, पार्टी टूट जाए। तो बहुत सारा चल रहा था कि इतना स्मूथ ट्रांजिशन होगा ये तो नहीं लग रहा था। बेसिकली टाइमिंग के लिए ऐश्वर्या कह रही है। जितना ऐश्वर्या कह रही है कि इतना इजीली नहीं हुआ, तो इतना इजीली था क्या ये? नहीं, बेसिकली टाइमिंग को लेके कांग्रेस की टाइमिंग खराब रही है। कांग्रेस की बैड टाइमिंग की वजह से छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश चला गया। उसके अलावा वो सारे नेता चले गए जो राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर में थे, अकेले बचे सचिन पायलट। और मतलब तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस अपने पैर घसीटती है, घसीट के चलती है, कहते हैं ना पैर उठा के चलो। पर इस बारी पंजाब भी और पैर भी बहुत जल्दी मतलब राहुल गांधी जो है कहते हैं अकीडो बहुत अच्छा करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपनी पूरी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो है वो एक डिफेंसिव मोड होता है जो जिससे आप अपोनेंट को धराशायी कर लेते हैं। अब यहाँ सहयोगी हैं, इतने बड़े क्षेत्रीय शत्रप थे, तो आप देखिए ना कि एक तरफ केसी वेणुगोपाल को समझाना 2 घंटे बैठ के, केरला का मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के केरला के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन होंगे, केसी वेणुगोपाल को अपने घर पर सुनहरी बाग में 2 घंटे राहुल गांधी ने समझाया, 2-2.5 घंटे। और दूसरी तरफ सिद्धारमैया के साथ 40 मिनट की बैठक करी अकेले। सिद्धारमैया ने बोला मैं राहुल गांधी से अकेले बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सिद्धारमैया नहीं इस बारे में बिल्कुल भौचक रह गए जब राहुल गांधी ने बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप स्टेप डाउन कीजिए। तो उन्होंने बोला मेरा सोशल इंजीनियरिंग आइंदा ये वो। बोलते जी मुझे, आप हमारे बहुत अच्छे बड़े नेता हैं और सबसे बहुत ही अच्छा आपने काम किया है, पर जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। और इससे पुष्टि हो गई कि 2.5 साल का फॉर्मूला था। हाँ, भाई हाँ। तो इसमें मुझे लगता है, राहुल गांधी ने, मुझे ये लगता है कि कर्नाटक की राजनीति भी बहुत कमाल है। हर मुस्कान के पीछे छुपे कई सवाल हैं। अब ये जो डीके शिव कुमार की मुस्कुराहट है, इसके पीछे के सवालों पर हम बात करते हैं। पीयूष से पूछते हैं कि ये सवाल तुमने अब तक इतनी बार कर्नाटक की राजनीति में कवर भी किया, देखा भी, समझा भी नजदीक से, तो क्या लग रहा है कि सवाल कहाँ घूमने वाले हैं और चुनौतियां किधर लग रही हैं? चुनौतियां तो क्या, आप सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है, अनाउंस कर दिया उन्होंने, लेकिन वो चुपचाप बैठने वाले हैं क्या? लेकिन कल उनकी मुलाकात अशोक गहलोत से हुई है, जादूगर से।
और वो भी मतलब प्लान्ड नहीं थी, वो दिल्ली आ रहे थे, मौसम खराब हो गया, उनकी फ्लाइट जो डाइवर्ट हो गई, जयपुर चली गई, और जयपुर में ही जादूगर गहलोत भी मौजूद थे, तो दोनों की कुछ हुई है, आपस में खिचड़ी पकी है, आप देखिए क्या बात बनती है। लेकिन कोई खिचड़ी नहीं पकी भाई। अरे मिले जाके भाई, क्यों नहीं, आप सोचिए भाई अगर पीयूष खिचड़ी पकाना चाहता है तो आपको क्या पकाना चाहता है, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन सारी खिचड़ी कांग्रेस में पक रही है इसकी, तुम बीजेपी में क्यों नहीं पक रही? भाई तुम कांग्रेस की खिचड़ी पकाते रहते हो। अब मैम वो बोम्मई साहब क्या कह रहे हैं, कर्नाटक में बीजेपी देखिए, के वो पास BJP डीके जैसा चेहरा है। बीजेपी का तो यही मानना है कि भाई ओबीसी लीडर हैं, उनको हटाकर क्यों राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, जो ओबीसी की बात करते रहते हैं और दलित की बात करते रहते हैं। ये पॉलिटिकल लाइन अभी बीजेपी ले रही है। बीजेपी इज जस्ट लुकिंग एट कि भाई क्या डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मौसम मैम ने बताया कि इनको सोर्सेज से पता चला, फिर खबर ब्रेक हुई, सारा सब कुछ हुआ। दरअसल कांग्रेस का ना एक इतिहास रहा है संजय सर, कि कांग्रेस से जब खबरें आ जाती है ये मैं सुनना चाहता हूँ। कांग्रेस कांग्रेस का इतिहास पीयूष की ज़बानी। मैं हाँ, पीयूष के बताइए, साथ बताइए, हूँ। हाँ। देखिए कांग्रेस का इतिहास रहा है कि अगर रिपोर्टर्स को कुछ सूत्रों से खबरें मिलती हैं तो 70-80% तक सही होती हैं कि हाँ भाई ये सही हो जाएगा। बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी में आपको सही करनी पड़ती है। नहीं, आप कयास लगाते रहिए और बीजेपी एकदम सरप्राइज लेके आती है। आप सोचिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, किसको पता था कि मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे? भजन लाल शर्मा, किसको पता था? किसी को कुछ नहीं पता था कहीं पर भी, कि दूर दूर तक भी ना किसी नाम की चर्चा नहीं हो रही थी। नितिन नवीन का भी पता नहीं था, नितिन नवीन का भी नहीं पता था, खुद नितिन सोचिए। नवीन को पता नहीं था उस समय की। हाँ, तो ये स्थिति होती है। तो इसी का अभी इनका एक्सपीरियंस हुआ, मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बंगाल का। हुआ क्या कि ये ऑलमोस्ट लग ही रहा था कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो प्रोबेबल है, सबसे आगे वो चल रहे हैं। सुबह 10:30 बजे के आसपास अमित शाह पहुंचते हैं कोलकाता, जिस दिन ये अनाउंस होना होता है, जिस दिन मीटिंग होनी होती है सभी विधायकों की पश्चिम बंगाल में। उसके बाद वो सीधा जाते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर, जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद होटल पहुंचते हैं, वहाँ पे मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में भी जैसे मैम ने बताया कि रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल जो बड़े नेता वो सब मौजूद थे। उस मीटिंग में भी जो अमित शाह जी कर रहे थे, उस मीटिंग में भी कौन कौन था? सुकांत मजुमदार, शमित भट्टाचार्य, दिलीप घोष, ये वो नेता हैं जो अपना मुंह नहीं खोलते। मतलब आपको बताएंगे ही नहीं कि क्या स्थिति है भाई, कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होने वाला, कोई कुछ नहीं बताएगा आपको। शाम को 4 बजे के आसपास बैठक होने वाली थी सभी विधायकों की, और धीरे धीरे 1-1:30 बजे के आसपास सभी विधायक जो है वो पहुंचने लग गए। सब के मन में जुबान पे एक ही नाम था, शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, ट्रू टू इट्स नेचर, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आप कितने कयास लगाएं एकदम से सरप्राइज नेम लेके आ जाएगी। तो शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी जो है लोगों के मन में था, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं था। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग शुरू होने के 5 से 7 मिनट बाद एक सूत्र मेरे सामने चलते हुए आए, जिनको बहुत पहले जानता हूँ। बस मैंने उनसे बोला, सर एस या डी? जैसे आपके डी के हैं, तो मैंने बोला सर एस या डी? एस मतलब शुभेंदु, डी मतलब दिलीप घोष। तो वो उनसा मेरा अपना, मैंने बोला, तो ऐसे गए और थोड़ा सा आगे बढ़े और पीछे मुड़ के एकदम से कान बोले एस। जैसे ही एस बोला, मैं अब कंप्लीट कर लूं, जैसे ही उन्होंने एस बोला, अनाउंसमेंट होने से 1 घंटे पहले ये खबर मैंने ब्रेक की कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे, और वो ऑन रिकॉर्ड भी है। तो ये जब कंफर्म हो गया, ऑन रिकॉर्ड, ये मतलब वो एस बोला वो तुमने रिकॉर्ड कर लिया क्या? नहीं, खबर मैंने 1 घंटे फोड़ी। बेचारे ने खबर खबर 1 घंटे पहले ब्रेक किया कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। और मैं लाइव भी था, दोनों चैनल्स से उसको ब्रेक भी किया, और वो बाद में कंफर्म भी हो गया। तो सूत्रों को कैसे पिरोना होता है, उन सूत्रों से कैसे अपनी बात रखनी होती है और बात बुलवानी होती है, वो कला या तो मौसमी जी को आती है, या तो मुझे आती है, या ऐश्वर्या को, या राहुल को। अच्छा, राहुल तो क्या ये जो है हाथ रखे हुए थे। ये जब बोल रहा था तो तुम्हें बहुत जोर का, मुझे मैं सोच रहा कि मेरा नाम लेगा नहीं लेगा। नहीं, जब ये बोल रहा था तो तुम्हें बहुत जोर का आ रहा था कुछ जवाब। मैं ये बता रहा था कि जब डीके शिव कुमार कल कर्नाटक भवन पहुंचे, कल पहुंचे थे, परसों उनके साथ उनके भाई भी थे, परसों पहुंचे, उसकी तब क्या हुआ, तो वो आए। मैं एक चीज बोल दूं इसमें,
जब डीके शिव कुमार कर्नाटका भवन पहुंचे तो मैंने विजुअल में देखा कि दोनों धुरंधर जो है एक साथ थे उसी जगह पे। अच्छा। अरे हाँ हाँ अरे दोनों एक दूसरे मैंने क्या के किया साथ उसमें? तालमेल बना रहे मैं थे मैं क्या मैंने बात क्या है। धुरंधर किया की तरह। मैंने क्या किया उसमें जब डीके शिव जो कुमार फुटबॉल की में गाड़ी पासिंग खेलते हैं लोग। जैसी रुक जा, अभी राहुल की बारी है। हाँ तो Sorry, तो जब डीके शिव कुमार जब वहां पर पहुंचे तो वो अपनी गाड़ी से उतरे, मैं उनके बराबर में ही खड़ा था उनके, जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो बात नहीं करना चाह रहे थे, जाहिर है वो चले जा रहे थे। तो मैंने ऐसे उनके कान मतलब सवाल पूछा उनसे, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मे क्रांति, मे क्रांति मतलब, क्योंकि बार बार बात हो रही है नवंबर क्रांति, दिसंबर क्रांति, अगस्त क्रांति, यानी बदलाव होगा, क्योंकि 6 महीने ये डिले हो गया, 2.5 साल का फॉर्मूला था ना। हाँ। उसके बाद से हर महीने एक तारीख आती थी कि हाँ। क्रांति होगी। तो मैंने उनको बोला सर मे क्रांति, वो घूमे मेरी तरफ, मुस्कुराए, नमस्ते करे, चले गए। ये पहला हिंट। हाँ 10 बजे के आसपास मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई राज्यसभा की मीटिंग नहीं है, ये यहाँ पर फाइनल कॉल लिया जाएगा सिद्धरामैया का। उन्होंने ये नहीं बोला कि बदलेंगे, ये बोला कि सिद्धरामैया को लेकर फाइनल कॉल लिया जाएगा, क्या करना है। ये दूसरा हिंट। तकरीबन 3 बजे के आसपास मुझको 2 या 3 बजे के आसपास मेरे को एक सोर्स ने बताया कि राहुल गांधी नाउ मीटिंग 1-to-1 विद सिद्धरामैया। ओ ये मेरे लिए मतलब ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था हाँ। कि हाँ भाई बदलाव हो रहा है। फिर भी वो सोर्स नहीं था हमारे पास जैसा उनके पास था, जो हमें कह दे कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, आप चलाइए। तो मेरे कहने मतलब जो तुम बोला ना, हिंट तो बहुत सारे मिल रहे हैं, हाँ लेकिन एक सही कॉन्फर्मेशन जो में। चाहिए इतनी बड़ी खबर चलाने के लिए, उसके बिना आप नहीं चला सकते। क्योंकि आपकी खबर की मशीन को चलाने के लिए हथौड़ा कितनी जोर से वहां पर हाँ। लगना चाहिए, कितनी बार लगना चाहिए और कहाँ पे लगना चाहिए, ये मुश्किल होता है ये देखना। डीके शिव कुमार से कान में बात कर रहे थे। हाँ, मैं हाँ, ठीक तो पीछे उन्हीं की गाड़ी में उनका पीछे भाई। बैठे उनके भाई। भाई आए हुए थे, डीके सुरेश। मैंने उनको पकड़ लिया। अब सारा कैमरा जो है देखा फोकस हो गया। ये पासिंग खेल रहे हैं, इसने बॉल उधर कर दी, उसने बॉल उधर ये कर दी। चाह रहा था कि ये एक्सक्लूसिव ना करे, ये कर ले। हाँ ये फिर क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं। चाह रहा था कि ये एक्सक्लूसिव ना करे, मैं करूँ। फिर हुआ क्या? तो हुआ ये कि डीके शिव कुमार जो है जैसे ही उतरे, सब फोकस राहुल अपना उनसे खबर नहीं कर। मैंने डीके सुरेश को कहा, बनेंगे क्या? डू यू वांट हिम टू बिकम चीफ मिनिस्टर? सर और वो डीके सुरेश मेरे को डीके शिव कुमार की तरफ उनसे भैया से पूछा, बात उनसे, करो। भैया से आपकी क्या इच्छा है? डू यू वांट हिम टू बिकम चीफ मिनिस्टर? डू यू वांट हिम? मैं उनके ऊपर लगा हुआ था कि क्या पता राहुल की जगह मुझे एक्सक्लूसिव नहीं, उसके पीछे फिर जो मिला ये तुझे? नहीं कुछ बोले नहीं। अगली बार मैं आऊंगा बीजेपी फिर, ठीक है। इसके पीछे की एक कहानी है, ये जो बता रहे हैं डीके सुरेश की, कि डीके सुरेश काफी रायता बिखेर चुके हैं। ओ और उसका नुकसान जब कांग्रेस की सरकार आई थी और जब तय होना था कि सिद्धरामैया होंगे या डीके शिव कुमार होंगे, तो डीके सुरेश के ने मीडिया में इतने बयान दिए कि सारी मीडिया के बयान जो है उससे पार्टी आलाकमान और पूरी जो कलह शुरू हो गई, तो पार्टी आलाकमान हो गया नाराज डीके शिव कुमार से कि अग्रेशन दिखा रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि डीके शिव कुमार के इस बारी पूरे हाव भाव ही बदले हुए हैं। वो बोल रहे हैं ना, ये नमस्ते उनका परमानेंट हो गया। जब मैंने ये खबर फोड़ी, मतलब जैसे ही रणदीप ने बोला स्टॉप स्पेकुलेशन और वो चले गए 2 लाइन की पीसी करके केसी साहब, तभी हमने ये खबर फोड़ी। देख रहे हैं डीके शिव कुमार बाहर से अंदर से निकल रहे। तो डीके साहब से पीसी के बाद पहला सवाल ये था, आप बनेंगे ना ये मुख्यमंत्री? और डीके भी सोच रहे हैं कि खबर तो कुछ और बताइए, ये का तो ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल फेस में एक्सप्रेशन नहीं, ऐसे बिल्कुल जो स्ट्रेट फेस। अरे डीके साहब सिद्धरामैया इस्तीफा देंगे? अलग अलग तरीके से 6-8 बारी हमने सवाल पूछा। फिर आखिरी में जब वो कुछ नहीं बोल रहे, हमने कहा अच्छा विक्ट्री साइन दिखा दीजिए। तो कहता तो मतलब कि नमस्ते, उन्होंने नमस्ते दिखाया, खरगे साहब ने नमस्ते दिखाया था सुबह 2 बार सुबह 2 बारी खरगे साहब ने नमस्ते दिखाया, क्योंकि हम लोग ने खरगे साहब का किया टीटी एक्सक्लूसिव, एजेंसी भी थी पर सवाल कर रहे थे हम लोग खरगे साहब से। तो मुझे किसी ने बोला अगर आप कर्नाटक पे रोकेंगे खरगे साहब को तो वो नहीं रुकेंगे। तो पूछते हैं उनसे महंगाई पर, क्योंकि वो हमारे एक रिपोर्टर उन्होंने बोला महंगाई पे रुक जाओ। हमने कहा ये अच्छा आइडिया। तो पहला सवाल तो महंगाई पे दिया। जैसे ही कर्नाटक पे पूछा उनसे, सर कर्नाटक में बवाल हो रहा है, सर बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, क्या होने वाला?
तो अपना आखिरी बारी पूछ लिया, अरे सर आप कर्नाटक जाएंगे कि नहीं? सोच रहा हूँ बड़ी बदमाश है भाई, कुछ भी। पर लेकिन वो उसमें भी तुम डॉट नमस्ते। कनेक्ट नहीं कर पाई, वो ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का नमस्ते हो गया है। ये संजय जी बिल्कुल सही है। हाँ, वो ये कहना चाह रहे थे कि नमस्ते हो रहा है, अब वेट लेकिन करो। पर ये सवाल ऐश्वर्या से बनता है, क्योंकि डीके की कहानी मैं एक और बताऊंगी, सोनिया गांधी वाली। उससे पहले कि कोई ये बात चल रही है कांग्रेस में कि डीके बहुत बड़ा सरदर्द बीजेपी के लिए कर्नाटक में बन सकता ऐश्वर्या मैं बताओ, इसका जो एक- बीजेपी एनासिन खा रही है? है। पूछना बीजेपी जो पड़ता है वो कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट को लेके अभी देखिए, अभी फिलहाल में ही 4 स्टेट के तो आ गए। कर्नाटका में भी बीजेपी को स्टेट प्रेसिडेंट अनाउंस करना है। अभी है नहीं क्या? अभी है, लेकिन अब चेंज होने का टाइम आ गया है। तो हमें लग रहा था कि दिल्ली का हो गया, बाकी स्टेट्स का हो गया, तो हो सकता है कर्नाटका का भी नाम आ जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो समीकरण वहाँ बदला है, सिद्धारमैया की जगह अब जो डीके शिव कुमार बनेंगे, तो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट भी उसी हिसाब से अब चुना जाएगा, जो कि डीके शिव कुमार क्योंकि सीएम है तो उनके अच्छा। ऊपर कर सकें। और कहीं ना कहीं पुराने नेताओं को ये भी लग रहा है कि भाई अब एक नई तरीके से टैकल करने की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड कर दिया है कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने, 1-to-1 मीटिंग और ये करके और बदल के। सबको लग रहा था कि ये नहीं होगा, इतना इजीली नहीं होगा। तो बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी कर्नाटका में चेंज करेगी। तो हमने Young, देखा है ना dynamic, कि मध्य energetic। प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में सरकार ही चली गई थी, सिंधिया जी ने रिवोल्ट कर दिया, सरकार चली गई थी। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी का जो युद्ध है वो सबके सामने शायद आजकल ठीक हो गया है। नहीं, मैं ये नहीं, विराम, आप- युद्ध विराम लगा हुआ। उनका भी वही है तो कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? हाँ, होश में तो आए। लेकिन पता नहीं होश में है या नीम बेहोश है, ये भी पता नहीं, वहाँ राजस्थान में आप सचिन पायलट साहब को जो है बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसकी सुगबुगाहट है। और पार्टी हालांकि अभी केसी वेणुगोपाल गए थे राजस्थान, और बड़ा दिलचस्प है कि सचिन पायलट उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। केसी वेणुगोपाल तारीफ करते हैं संगठन, डोटासरा साहब वहाँ पे अध्यक्ष हैं अभी। और मतलब सचिन बंद कमरों में भी और शायद पार्टी आला कमान को भी साफ कर चुके हैं कि जैसे यहाँ पे सिद्धारमैया को कहा जा रहा है दिल्ली का रोल ले लीजिए, सचिन पायलट को मालूम है कि उनका दिल राजस्थान में ही है। तो पार्टी को बोल चुके हैं कई बारी कि मुझे आप राजस्थान वापस भेज दीजिए, क्योंकि उनको लगता है उनकी आगे की सियासत उसी वहीं से जुड़ी हुई है। तो मतलब मिक्स सिग्नल्स आने लगते हैं। आप देखिए कि पूरी इस जैसे ही केरला का ख़त्म हुआ, केसी वेणुगोपाल जाते हैं अपनी मीटिंग करके कर्नाटक में, जाते हैं राजस्थान, और वहाँ पे बोलते हैं कि संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा, मतलब डोटासरा साहब की पीठ थपथपा देते हैं। लेकिन मुझे बताया गया है कि सचिन पायलट को राजस्थान वापस भेजने की पूरी तैयारी हो रही है, और अभी पार्टी संगठन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। AICC पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि अब अगला जो युद्ध है वो पंजाब में है, तो पंजाब को लेके भी तैयारी चल रही है। तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को लग रहा है कि सेनापति अब धीरे धीरे बुजुर्गियत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब नए सेनापति को मौका दिया जाए, जो ये मन बना चुके, मैंने कठई को नहीं जानो, मैंने राजस्थान में ही रहना है। उन्होंने साफ कर दिया कि मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना, दिल्ली भी कोई नहीं आना। ये तो अब जो ये कह रहे हैं ना साहब, जो राजस्थान की बात करो, मौसमी जो कह रही हैं, बहुत टाइम पहले मेरी किसी से बात हो रही थी जिनकी सचिन पायलट से बात हुई, क्योंकि वो यहाँ तो यूपी के टाइम में मिनिस्टर वगैरह रह चुके हैं। बट जब उन्होंने एक बार फाइनली अपना मन बना लिया, अपना बैग पैक करके वो वापस चले गए, घर वगैरह सब उन्होंने जयपुर के अंदर लिया, सब कुछ उन्होंने सेट किया, तो उन्होंने किसी को बोला कि अब जो रियल फाइट है वो स्टेट ऑफ राजस्थान में, और बिना स्टेट में रहे आप ये सोचें कि आप दिल्ली से वहाँ पे अपना संगठन बना पाएंगे, लोगों को एकजुट कर पाएंगे, वो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हो मौसमी, वो काफी टाइम से चल रहा है, और यही रीजन है शायद कि अपना बैग पैक करके जिस तरह से उन्होंने उनको भी लग रहा जड़ें होगा- अपनी मजबूत करी हैं राजस्थान में। उनको भी लग रहा होगा कि दिल्ली में बैठ के चिमटे से पापड़ सेकने से काम नहीं चलेगा, तो वहां जाके हाथों से ही पापड़ सेकने पड़ेंगे उनको, नहीं राजस्थान क्योंकि अब तक तो पापड़ बेलते रहे हैं वो, अब राजस्थान पापड़ सेकने का टाइम आ गया। राजस्थान और कर्नाटका 2 ऐसे राज्य हैं कांग्रेस के जहाँ पे उनका पूरा संगठन है, और वो सत्ता में जब नहीं भी होते हैं तो भी क्या उनकी वो मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप देखिए एक लीडरशिप है। जैसे कि कर्नाटका के अंदर हम सिर्फ 2 नाम जानते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा दसियों नाम है जो बड़े नेता हैं, जैसे DK शिव कुमार और सिद्धरामैया तो है ही, लेकिन इसके अलावा KJ जॉर्ज हैं, सतीश जारकीहोली हैं, बड़े नेता हैं, वाल्मीकि कम्युनिटी से आते हैं, मंत्री हैं, MB पाटिल हैं, लिंगायत हैं, बड़े नेता हैं वहाँ पर। इसके अलावा G परमेश्वरा हैं, दलित हैं, बड़े नेता हैं वहाँ पर।
तो ऐसे तमाम जो नेता है वहाँ पे एक बहुत वाइड लीडरशिप है कांग्रेस के पास। तो जब दो लोगों के अलावा भी वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर मजबूत है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर है। सचिन पायलट और ये अशोक गहलोत तो हैं ही, डोटासरा का भी एक अपना प्रभाव है, जितेंद्र सिंह का भी अपना प्रभाव है, टीकाराम जूली है, दिव्या मदेरना है, ये तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत लोग हैं। तो एक लीडरशिप है। ये बात मैं मध्य प्रदेश के लिए नहीं बोल सकता, वहाँ पर 2-3 नाम के बाद खत्म सिंह, या कोई और राज्य के बारे में, जैसे मैं हरियाणा के बारे में नहीं बोल सकता ये बात। लेकिन इन राज्यों में, कर्नाटका में और हरियाणा, राजस्थान के अंदर ऐसी स्थिति है। और आप देखिएगा अब क्योंकि नई कैबिनेट का गठन होगा, नई सरकार अब बनेगी, सबसे बड़ा चैलेंज राहुल गांधी मेरे को नहीं लगता कि अब 28 की तरफ देख रहे हैं। 28 मतलब कर्नाटका का 28, उनकी नज़र अब सीधी 29 पर है। और वो लगातार अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी आंध्र प्रदेश की जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वो राहुल गांधी से मिल रही हैं। तो आज शाम को 4 बजे राहुल गांधी पंजाब के नेताओं से मिल रहे हैं। तो अब लगता है कि राहुल गांधी ने ये ठान लिया है, कोई जैसे वो कोई च्यवनप्राश खा लिया है कि अब सब कुछ ठीक करना है। अपनी पार्टी के अंदर जो ये कहा जाता है कि ठंडा करके खाना है या फैसला नहीं लेना भी एक फैसला है, अब राहुल गांधी ने वो परिपाटी को लगता है छोड़ दिया है। आप देखिए तुरंत फैसला हुआ तमिलनाडु का, तुरंत फैसला हुआ केरला का, और ऐसे फैसले हुए जो कि सरप्राइजिंग है। अगर आप आज भी किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि राहुल गांधी को कौन ज्यादा पसंद है, डीके शिव कुमार या, मतलब पर्सनल लाइकिंग में बोल रहा हूँ, या सिद्धरामैया, तो वो सिद्धरामैया ही बोलेगा। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल डिविडेंड ज्यादा फायदा डीके शिव कुमार के साथ में, तो डीके शिव कुमार। आप किसी से पूछो राहुल गांधी किसको ज्यादा लाइक करते हैं, केसी वेणुगोपाल को या सतीशन को, तो व्यक्ति बोलेगा कि केसी वेणुगोपाल को, लेकिन बनाया सतीशन को। क्यों? डिविडेंड है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा लाइक किसको करते हैं? स्टालिन को, जिनके उन्होंने कहा कि मेरा एकमात्र अगर राजनीति में कोई भाई है तो वो स्टालिन है। लेकिन गठबंधन तोड़ के गठबंधन कर लिया विजय के साथ। पॉलिटिकल डिविडेंड जहां है, अब राहुल गांधी उस रास्ते पे जा रहे हैं। ये राहुल कह रहा है कि ठंडा करके नहीं खाते हैं, ये गरम गरम ही खाते हैं। तो ये क्या केरल में जितना टाइम लगा तो क्या ठंडा करके खाना नहीं था? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट राहुल ने बोला। मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि राहुल गांधी अपने पर्सनल लाइकिंग से विपरीत वो फैसले ले रहे हैं। इसमें केरल में मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि पार्टी हाईकमांड को एक लाइन की ये इंटरेस्ट कर दिया गया कि पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगा, सारे विधायकों ने कह दिया, और फिर ये जो माई बाप कल्चर हो गया। तो वो एक जिंक्स और एक वो मिथ भी तोड़ना चाहते हैं कि यहाँ पे, तो केरला में उन्होंने बहुत रायशुमारी की। मेरा ये पॉइंट था कहने का कि आप देखिए कि डीके शिव कुमार की किस्मत अच्छी थी, मतलब टाइमिंग, उनके लिए टाइमिंग इसलिए वर्कआउट कर गई कि अगर केरला के नतीजे वो नहीं होते जो हैं और एलडीएफ जीत जाती, ये कर्नाटक का परिवर्तन नहीं होता। अगर तमिलनाडु में, चलिए तमिलनाडु में तो छोटी हिस्सेदारी है कांग्रेस की, पर एक अच्छी खबर आई कि वो सरकार का हिस्सा है। तो तमिलनाडु और केरला के नतीजों के चलते डीके शिव कुमार आज मुख्यमंत्री बन रहे, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि यहाँ पे थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया है तो हम फैसला ले सकते हैं। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि डीके कैंप के लोग कहते हैं कि खुद डीके उनको बता चुके हैं कि मुझे बीजेपी की तरफ से ऑफर था। ये डीके कैंप के लोग कहते हैं कि आप बीजेपी आ जाइए और जितना चार्जेस है और सब चीज़ है आपके खिलाफ, वो सब हम कैंसिल कर देंगे। हो सकता है, मतलब मैं यही कह रही हूँ कि खुद उन्हीं के कैंप के लोग बोल रहे हैं, पर उनको बहुत टॉर्चर किया गया, उनसे बहुत पड़ताल की गई। सोनिया गांधी तिहाड़ में मिलने कभी किसी से गई हैं तो वो डीके शिव कुमार। और जब डीके निकले थे बेल करके, तो डीके आपको कभी रूड दिखेंगे, कभी एरोगेंट दिखेंगे, अग्रेसिव दिखेंगे, कभी नाराज दिखेंगे। मतलब डीके, क्योंकि जैसा हमारे प्रोड्यूसर भी बोलते हैं कि आप मैडम नाराज होती है तो आपके चेहरे से दिख जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। नहीं, आपको जुबान से भी दिखता है। कुछ लोग होते हैं जो छिपा भी लेते हैं, चेहरे तक आने ही नहीं देते हैं दिल के भाव को। कौन होते हैं संजय जी ये लोग?
खुद अपना ही बता हाँ, रहे वही। हैं। हाँ, तो उसके लिए तो वही कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? मैं उसकी एक कहानी खत्म कर देती हूँ, वहां से वो बोल रहा है वाइंड अप करने को। तो डीके शिव कुमार जब बेल मिली उनको और वो निकले, ऐश्वर्या बेंगलुरु पहुंचे, तो रेला लगा हुआ था लोगों का। और उस गाड़ी में जो बैठा था डीके के साथ, बैठे थे डीके के साथ, वो उन्होंने बोला कि डीके रो रहे थे और उन्होंने बोला कि मुझे ऑफर किया गया था बीजेपी की तरफ से, पर मैं जब तक सोनिया गांधी कांग्रेस में है मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। शी इज़ माई मदर, शी इज़ लाइक माई मदर। वो कह भी चुके हैं बाइट वो राइट में। बोल भी चुके हैं। और वो सोनिया गांधी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनका जो जोश है कांग्रेस के लिए, ये एक अच्छा मैस्कॉट हो गया अब कांग्रेस को दिखाने के लिए कि हम जो हमारी पार्टी के लिए जो ग्राउंड सोल्जर्स होते हैं उनको हम रिवॉर्ड करते हैं। अब हम इस पे संजय जी, ये जो आप कह रहे हो ना, मैं उसमें छोटा सा ऐड करूंगी। इसमें मेरी किसी से बात हो रही थी कांग्रेस के अंदर, उनका ये कहना था कि आप जैसे डीके शिव कुमार को फ़ोन किया, किसी बड़े नेता ने किया, एक दो लोगों ने और किया, तो अगर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं ना, तो अगर लास्ट कॉल सोनिया गांधी जी का जाता है तो वो फ़ोन ज़रूर उठाते हैं। तो ये कई सारे नेताओं का एक्सपीरियंस भी है कि अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीच हिम, तो फिर अगर सोनिया गांधी जी फ़ोन करेंगी तो कहीं से भी फ़ोन उठाएंगे, लेकिन वो फ़ोन ज़रूर उठाते हैं। और अब रिपोर्टर्स ऑफ एयर जारी है। इस बीच में आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए स्पॉटिफाई पे और बाकी हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप इसको लाइक तो करते ही हैं, आप देखते और सुनते हैं, आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में आप ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक के बाद जब हम आते हैं तो किस्से कहानियों के दौर में आगे करेंगे कि डीके शिव कुमार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, और इसके बाद नीट पीजी पर बात करेंगे, पेपर लीक पर, यानी देश का भविष्य, सरकार कैसे इससे निपट रही है, और इसके साथ ही एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका क्या क्या असर हुआ है, इस पर हम विस्तृत बात करेंगे। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप अपने हीरो हीरोइंस में देखें तो रेखा जी कहीं भी आए तो सब लोग, बिकॉज शी इज़ मिस्टीरियस। तो किसी भी ब्रांड को सक्सेस करने के लिए मिस्ट्री चाहिए। जैसे कोक का फॉर्मूला सीक्रेट है, KFC कहता है मेरे पास सीक्रेट मसाला है। आप कितने लोगों को बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे? एक बार शाहरुख खान ने कहा था, मुझे याद है कि इंटरव्यू में, कि अब मैं काम नहीं करता हूँ, अब मैं शाहरुख खान के लिए काम करता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये ब्रांड है। हाँ, पर इसमें जैसे हर चीज़ होती है ना, हर चीज़ का एक प्रो और कॉन होता है। आप सोचिए, ब्रांड इज़ लाइक अ मिरर। आप अपने आप को उसमें देखते हैं और आप ब्रांड के लिए मिरर है, वो अपने आप को आप में देखता है। एक एप्पल का नया प्रोडक्ट आता है, लोग 6-6, 8-8 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं और कंप्लेन नहीं करते हैं। और यही चीज़ अगर आप रेलवे की टिकट की लाइन में खड़े हो जाएं तो लोग बाग रेलवे मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हैं। डॉलर साइन है जो आपके कंप्यूटर पे भी आया है। हाँ, हमारे रुपए का साइन कितना मुश्किल होता है ढूंढना, पर जिस दिन वो आ जाएगा आपके कीबोर्ड पे, उस दिन इंडिया दुनिया का ब्रांड बन जाएगा। ब्रेक तो खत्म हो गया, लेकिन ब्रेकिंग अभी तक जारी है। अब हम अपने रिपोर्टर से बात करते हैं, रिपोर्टर्स ऑफ एयर में, कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री तो अभी बने हैं, उससे पहले उनका रहन सहन, उनका रवैया कैसा था, जिस पर राहुल भी बताएंगे और ऐश्वर्या भी कुछ बताने वाली है। हाँ ऐश्वर्या, बताओ। संजय, जैसे मौसी में कह रही थी ना कि उनके एक्सप्रेशन जो है, नाराज हैं या वो है, दिख जाता है बहुत ज़्यादा। तो जब कर्नाटका स्टेट ये जीते तो इंडिया टुडे का एग्जिट पोल वो स्पॉट ऑन। तो मुझे सुबह सुबह भेज दिया गया कि भाई वहाँ घर है उनका, चले जाओ। अच्छा, चले गए हम। अब वो इतना नॉन डिस्क्रिप्ट घर है कि आपको देख के समझ ही नहीं आएगा कि अच्छा ये इनका एक घर है। हम वहाँ चक्कर काटे जा रहे हैं, ऑफिस का फोन आ रहा है, आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड हिज हाउस। मैं कह रही हूँ मैं ढूंढ रही हूँ। झक मार के 15 मिनट के बाद समझ आए कि शायद यही है, खड़े हो जाते हैं यहाँ नीचे। खड़े हो गए नीचे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, गमला पोस्टिंग बन गई वो। 1 घंटे तक खड़े रहे। फाइनली कुछ सुगबगाहट हुई, गेट वेट खुला तो मैं भाग के अंदर घुस गई। अब क्योंकि वो इंडिया टुडे और राजदीप का है उनके दिमाग में कि भाई राजदीप सर का रहता है, और एग्जिट पोल क्योंकि इंडिया टुडे के स्पॉट ऑन थे तो उन्हें ध्यान था। 2 ही सवाल का टाइम था मेरे पास। मुस्कुराते हुए नीचे आए तो मैंने बोला, सर नो यू हैव वन कर्नाटका, इट्स अ बिग डील। योर एग्जिट पोल नंबर 1, इंडिया टुडे एग्जिट पोल नंबर 1, आई विल गिव फर्स्ट इंटरव्यू टू इंडिया टुडे, नंबर 1। आई सेड ओके सर, थैंक यू सर। सर चीफ मिनिस्टर, दैट यू विल गेट टू नो। बैठे, रोल किया, मुस्कुराते हुए गाड़ी में निकल गए। तो ये एक क्वालिटी डीके शिव कुमार जी की है कि हाँ, हंसी खेल के अंदर कई बातें बता देते हैं।
आप लोगों को हालांकि नमस्ते मिला, हमें स्माइल मिल गया था। लेकिन नमस्ते वो का लोग मतलब ये है बताते कि हैं कि ऐसे सीएम हाँ, तो अब नमस्ते में बने दो हैं, कांग्रेस लेकिन आते उनके हैं ना। अंदाज और उनका रहने का स्टाइल वो सब सीएम टाइप का ही था। ऐसा सही है क्या ये? भाई मुझे लगता है कि जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसे मिलकर रहेगा। हाँ। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने से पहले ही सीएम सूट में रहते थे। हैं? हाल जो कर्नाटका जो भवन है उसमें 2 बिल्डिंग्स हैं, एक है ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड भवन, एक नई बिल्डिंग। जो नया भवन बना उसका जो सीएम सूट था उसमें सिद्धरामैया एक बार रुके और उन्होंने कहा कि यार मैं यहाँ नहीं रुकूंगा क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेशन का मुझे प्रॉब्लम है, उनको शायद सांस कुछ परेशानी हुई, तो उन्होंने कहा मैं पुरानी बिल्डिंग में जो मेरा सीएम सूट है मैं वहीं रुका करूंगा। तो ये वाला नया वाला सीएम सूट खाली, भाई को मिला मौका। तो उन्होंने जाकर बाकायदा सिद्धरामैया से रिक्वेस्ट करी कि देखिए सर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो सिद्धरामैया ने बाकायदा प्रोटोकॉल डिवीजन को लेटर लिखा और कहा कि आप इन्हें अलाउ कर दीजिए। तो जो डीके शिव कुमार है वो मुख्यमंत्री बनने से पहले ही सीएम सूट में आराम से रहते थे, सब तमाम लोगों से जो मुलाकातें करनी थी वो वहीं पर करते थे, आराम उनको करना है तो वो वहीं पर आते थे। तो उनके नसीब में था कि भाई आपको यहीं रुकना है, आराम से रुकिए। कहते हैं ना संजय जी लोग कि- जूते में पाँव रखते हैं, इन्होंने पहले सीएम सूट में ही पदार्पण कर नहीं, दिया। वो कहते हैं ना दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। बिल्कुल। और डीके शिव कुमार ने दाना बटोरने में बहुत मेहनत की है। मतलब मुझे याद है 2013 की कर्नाटक इलेक्शंस, 2018 के मैंने कवर किए हैं और 13 के भी कवर किए हैं, द नाटका इन कर्नाटका। और वहाँ की विधानसभा को कहते हैं विधान सौदा। हाँ। तो डीके शिव कुमार से कैसे मिले, तो कोई गेस्ट वो 5 स्टार होटल में सारे विधायकों को लेके बैठे हुए थे, क्योंकि उस समय बड़ी पूरी हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका थी, सरकार बनानी थी जेडीएस के साथ, कैसे करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद और अशोक गहलोत को भेजा गया था दूत बन के, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दूत बन के वो गए थे कि किस तरीके से सरकार बनानी है। और फिर एकदम से आज़ाद साहब को वो सोच के गए थे, तो आज़ाद साहब और गहलोत साहब को ये आइडिया आया कि जेडीएस के साथ हम सरकार बनाए। तो डीके उस समय एक एनिग्मा होते थे कि यार वो एक होता है ना कि उत्तर का स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, तो जो फेमस फेसेस होते हैं पॉलिटिशियंस में, ये डीके शिव कुमार थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलता है और नॉर्थ वालों को भी बड़ा इंटरेस्ट था कि कौन है ये डीके शिव कुमार, जो छत्तीसगढ़ में सरकार बचाने को लेके या मध्य प्रदेश में सरकार बचाने को लेके बेंगलोर चले गए हैं विधायक, या कहीं गुजरात ले जाना हो तो डीके शिव कुमार, मुंबई में भी एक बार डीके शिव कुमार बचाने के लिए चले आए थे। तो उनको मिलने के लिए हम एक 5 सितारा होटल में एक गेस्ट जा रहे थे अंदर, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि मीडिया का जाना बैन था वहाँ पे, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर, और वहाँ पे मेरा एक इन्फॉर्मर था, बोला आप अंदर घुस आएंगी ना बिना कैमरे के तो मैं आपको मिलवा दूँ। तो हम उन गेस्ट को रिक्वेस्ट किया कि सर आई वांट टू गो इनसाइड, ये वो, तो शायद वो चेहरे से पहचान गए, थोड़ा मुस्कुराए और अपनी गाड़ी में बैठा लिए गेट पे जहाँ पे चेक होता है, और हम लोग अंदर पहुँच गए। और उसके बाद जो हमारे इन्फॉर्मर है वो हमको लेके गए डीके शिव कुमार से मिलाने के लिए। वो मेरी पहली मुलाकात थी डीके शिव कुमार से, और उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि पार्टी आलाकमान को डीके शिव कुमार पर भरोसा है। तो मौसमी, जब उनको इतनी सारी सरकार बचाने का अनुभव है, उनकी सरकार पे तो कोई संकट आना नहीं चाहिए। अब तो संकट आएगा भीतर से। सिद्धारमैया ने कास्ट सर्वे रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है बैकवर्ड क्लासेस की, और कास्ट सर्वे रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। सिद्धारमैया खुद अपनी कास्ट सर्वे रिपोर्ट, उन्हें 2 बारी कास्ट सर्वे रिपोर्ट हुई है कर्नाटक में, और वो दोनों बारी सिद्धारमैया ही कराए हैं, अहिंदा के बड़े नेता हैं, उन्होंने ही कराया था पहली बार भी। फिर उन्होंने बोला कि इसमें एक्यूरेसी नहीं है, इसमें कास्ट का सेंसस सही से नहीं हुआ है, तो इसलिए दोबारा कराता हूँ। 2023 में ऑर्डर की थी उनने और अभी तक एक्सेप्ट नहीं की थी। जब पहली बारी उन्होंने, राहुल गांधी ने उनसे बोला स्टेप डाउन, तो वो उन्होंने जाके सबसे पहले बैकवर्ड कमीशन को बोला लाओ रिपोर्ट लाओ, और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। यानी कि वो सरकार के पास रिपोर्ट है। सिद्धारमैया जो वोकल लीगा लीडर है, उनके पास सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो कास्ट का बैलेंस कैसे बनाए। तो ऐसे कई टिकिंग टाइम बॉम्ब
भीतर से ही छोड़ के उनके सहयोगी भी रखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, उप मुख्यमंत्री कितने होंगे, कौन कौन से काज, ये बैलेंस तो कई चीजों में बैलेंस बनाना नहीं, पड़ेगा मुख्यमंत्री कितने होंगे? मुख्यमंत्री इनको। तो उप एक ही मुख्यमंत्री, होंगे। हाँ। उप मुख्यमंत्री कितने होंगे? लेकिन उसमें भी एक परेशानी ये है कि देखिए नंबर तो फिक्स है कि कितने मंत्री आप बना सकते हैं। सिद्धरामैया के साथ में जो लोग मंत्री थे, जो उनके साथ खड़े रहे उनके मुश्किल हालातों में भी, जाहिर है वो लगातार पूछ कर रहे हैं कि आप उनको नई कैबिनेट में जगह दीजिए। अब नई कैबिनेट में अगर उनको जगह देंगे तो जो डीके शिव कुमार के लॉयलिस्ट हैं उनको कैसे फिट किया जाएगा? ये अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन जाहिर है क्योंकि सिद्धरामैया कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने कोई टेंट्रम थ्रो नहीं किया। आप इसको कंपेयर करिए जो यहाँ हुआ है पंजाब से या राजस्थान से। यहाँ पर आप देखिए उन्होंने एक बार उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं करी, उनके तरफ के जो लोग हैं वो कोई बयानबाजी नहीं कर रहे, वो कोऑपरेट कर रहे हैं इस ट्रांजिशन के अंदर। तो और सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप अगर किसी के पास है मेरे हिसाब से तो वो सिद्धरामैया के पास ही है, क्योंकि पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती कि लोगों को ये लगे कि ये नाराज हैं। लेकिन पार्टी ये चाहती है कि ये राज्यसभा आ जाए। क्यों? अगर ये बैंगलोर में बैठे रहे तो दो पावर सेंटर बन जाएंगे। हाँ। 2 पावर सेंटर बन जाए, एक पावर सेंटर जो उनके इर्द गिर्द घूमेगा और एक जो डीके शिव कुमार के पास होगा। अच्छा, सिद्धरामैया इतने बड़ा व्यक्ति है, मतलब वो इतने पॉपुलर है कि लोग उनको मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी वो कुर्बा समाज से आते हैं और वो एक्सट्रीमली पॉपुलर है वहाँ पर कर्नाटका के अंदर। लोग अब कैसे बताऊं, लोग उन्हें किस कर लेते हैं रैलीज में लोग उन्हें किस कर लेते हैं और एक सम्मान के लोग तौर पे, सम्मान के तौर पे सम्मान ये हक भी करते कहते हैं, किस हैं कि करते हैं। राजनीति के नाच नचाने में जितने माहिर हैं, नाचने में भी उतने माहिर हैं। नाचते बहुत अच्छा है। हाँ। वो एक कुर्बा डांस होता है, वो अपने गाँव में जब फेस्टिवल होता है तो वो जाते हैं और वो बढ़िया से ऐसे करके डांस करते हैं। किस और डांस में हेमंत बिस्वा शर्मा भी नंबर 1 है। अच्छा, वो पहले वो कांग्रेस अच्छा में थे डांस ना, करते वो हैं। पहले कांग्रेस में थे ना। डांस का डीएनए वहीं से है। नहीं, मैंने सुना है कि हेमंता से एक बार एक युवा ने उनकी घड़ी मांगी तो उन्हें घड़ी उतार के दे दी। राडो घड़ी या उतार कौन के सी दे घड़ी दी। थी, घड़ी उतार उतार के दे दी। दी उन्होंने। वो जहाँ पे आपको बताऊं, अभी जब पूरा चुनाव प्रचार हुआ है, पूरे चुनाव प्रचार में वो जो रोड शोज करते थे उसमें जो उनको जो खाने पीने के लिए देता था वो आराम से स्वीकार करके उसको खाते पीते थे। तुमने एकदम मौसमी इसके पसंदीदा विषय पे बहस छेड़ दी है, ये घंटों बता सकता हूँ उसके बारे में। नहीं, बड़ी ब्रेकफास्ट की फिलहाल अब हम दूसरे विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा विषय राजनीति और राजनीति के भविष्य से अलग हटके देश के भविष्य का सवाल है। नीट यूजी एग्जाम, जिसे लेकर 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए थे, जिस पर विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट दी, सिफारिशें दी और यह कहा कि भाई इस पर अमल किया जाए तो इस तरह के पेपर लीक रोके जा सकते हैं। फिर पेपर लीक हुआ और सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पे था कि आपसे 2 साल पहले कहा था, 2 साल बाद भी वही सारी चीजें हो रही हैं। तो कितना बड़ा इस पर संसद की साझा समिति में भी चल रही है सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है सुनवाई। सरकार के लिए सरकार की साख पर कितना बड़ा सवाल है ये। देखिए, सरकार के साख पर सवाल तो बहुत खड़े होते ही हैं संजय जी। मुझे लग ही रहा था कि जवाब यहीं से आएगा। बताओ। नहीं, उन्होंने मेरे देखा भी मेरी तरफ, संजय जी का सभी की तरफ देख रहे थे संजय जी, आपकी तरफ भी देख रहे थे, आप भी जानते हो, मेरी तरफ भी और भी। लेकिन मैं जानता था। हाँ, चलो बताओ। मैं पीयूष की तरफ। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, साख पर बट टू सवाल। बी फेयर, अभी तक तो सबसे कम पीयूष ने ही बोला। हाँ, पीयूष आराम से बोलो। और आपने संजय जी ये भी नहीं बताया कि हम लोग आज ऐसे बढ़िया कप में चाय पी रहे हैं, वो किस लिए कि हम लोग ब्रेकिंग न्यूज में इतना फंसे कि बीच बीच में जाके बाहर आज हम लोग आउटडोर शूट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये हमारा शायद सुनहरा एपिसोड है। Yes. 50 क्रॉस कर रहे हैं हम आज। अरे, तो ये कैसे आज है 50th। सुनहरा, अर्ध सुनहरा नहीं, अच्छा, सुनहरा ही है। अर्ध शतक तक हम सॉरी। क्रॉस कर रहे हैं। नहीं, 100 साल तक कौन जीता है यार? पीयूष जिएगा। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? जुल्फें बची ही नहीं है। तो अपनी लच्छेदार भाषा में आप बताइए तो कितनी मेहनत करके हम लोग यहाँ आउटडोर बैठे हुए हैं और कैसे आउटडोर खबर इसलिए बैठे अभी हैं खुद कि भी लाइव के लिए चले गए थे, व्यूअर्स और जो हमें सुन रहे हैं खुद भी लाइव के लिए चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट की लगातार नीट पे ही खबर आने वाली है।
रिपोर्टर्स ऑफ एयर के साथ साथ हम ऑन एयर भी जा रहे हैं क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट के मामले की धकधकी है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इन लोगों को कर्नाटक वाले मामले को लेकर बार बार ऑन एयर जाना पड़ता है, लेकिन हम कमिटेड हैं इस और रिपोर्टर्स हम ऑफ एयर के लिए। कमिटेड इतने ज्यादा हैं कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी संजय जी, तब हमारे पायलट प्रोग्राम्स गए थे शुरू के 2। हाँ। हमें लगा कि वो ज्यादा बेहतर शायद ना कर पाए, बट फॉर्चुनेटली शायद तीसरा प्रोग्राम हम और उस लोगों का- पायलट में मैं थी, संजय जी थे, मैं था और अमित राहुल था, अमित अमित था, था, अमित अमित था, था। अमित हाँ। था। हमने 31 दिसंबर को किया था। हाँ, और नहीं तो संजय जी, तो ये- मैं आपसे भी तो सवाल है कि क्योंकि मामला नीट का सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, क्या होने वाला है? क्योंकि कोर्ट ने जवाब मांगा है सरकार से। सरकार ने जवाब वो तो सब दिया ठीक है सर, लेकिन अभी इन्होंने बोला था कि सबसे कम पीयूष ने बोला है, यहाँ से घूम घाम के फिर संजय फिर जी वापस आपका यहीं आ सवाल है। गया। समझ रहे हो ना, हम दोनों की तालमेल चल रही है। ये तो सबसे कम बोलो। नहीं भाई, अब आप लोग आपस जी, में जी, तैयार सर। करो। ओका बोका 3 तलब। अक्कड़ बक्कड़ अच्छा, बम्बे आपके में में। हमारे वहाँ अक्कड़ बक्कड़ होता है। हाँ, हमारे भी अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़। होता है। आपका कौन सा था? अक्का बक्का कौन होता है? आपका बक्का नहीं, वो कहाँ है? हमारा बिहार का ओका बोका 3 तरह का लवा लाठी मंगल हमारे पाठी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 80 90 पूरे 100 में लगा ये तो धागा, बॉलीवुड में भी गाना है यही। 100 में चल लगा तू ये बता, एनटीए को लेके ये नहीं, जो पर एक चीज बताओ, नीट एक चीज बताओ राइडर, ये भी बिहार के, ये भी बिहार के, ये अक्कड़ बक्कड़ बोल रहे हैं, ये ओक्का बोक्का बोल रहे हैं। बिहार के लोग हर जगह फिट हो जाते हैं। हाँ। मैं बताऊं मैं क्या हूँ? हाँ। मैं हूँ NRB, नॉन रेजिडेंट बिहारी। हाँ। और Born मैं and brought up in Delhi, have roots in Bihar. ओके, ऐसे कई सारे तो लोग। put it on और record. मैं वो हूँ जिसके लिए सरकार आधार कार्ड लेके आई है, क्यों? क्योंकि मैं जन्म हुआ मेरा बिहार में, पढ़ाई बहुत सारी हुई मेरी नेपाल में, नेपाल इसके अलावा में? रहता हूँ दिल्ली, जड़ें राजस्थान में हैं, शादी मद्रास में हुई है, तो सरकार लेके आई कि है कहाँ का सरकार, पता तो लगाओ। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। हाँ, तो इसलिए ये आया ये कि सारी भाई योजनाएं हाँ, समावेशित तो करो, इसको कहाँ अरे करो। सर नेपाल तो अपना ही है। हाँ नहीं, तभी बंगाल का किस्सा सुनाते, वो नेपाल का किस्सा सुना रहे थे, ट्रेन आई और सारे हाँ। लोग खड़े होके देखने लगे। वाह तो संजय जी। नीट यूजी पे हम बात कर रहे हैं, तो सरकार की साख पे कितना बड़ा सर बट्टा बहुत है बड़ा और सवाल है। क्या कर रही है सरकार, कितनी सीरियस है नहीं, इस बार सीरियस लग रही है। इस बार? पिछली बार नहीं थी। अगर होती सीरियस तो ये होता ही नहीं ना। लेकिन इसमें कई ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो राजनीतिक रसूख जिनके पॉलिटिक्स में अच्छे हैं, और सर, वो खास तो- तौर से मतलब सर, जो देखिए जब इशारा है वो राजस्थान में जो लोग हैं उनका काफी ये लगे पॉलिटिकल रसूख हैं ऐसे लोगों से जो सत्ता में जिनका होल्ड है। हाँ, वो जो जिसमें जो एक्यूज्ड है इसके अंदर, हाँ। उनकी फोटो आई है कि वो कुछ बीजेपी नेताओं के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब इस तरह के आरोप निकलते हैं और जो आरोपी होता है तो उसका बैकग्राउंड खंगाला जाता है और कुछ फोटोज निकल आती हैं, तो फिर वो राजनीतिक आरोप लगने लाजमी है। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर था। कि आप ये सोचिए 2024 में भी हो जाता है, और अभी तो आरोप ये भी लगे कि 2025 में भी जो नीट का एग्जाम है वो भी लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था उस वक्त, जिसको सरकार ने नकार दिया था, नकार नहीं दिया कुछ था। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ हाल नहीं हुआ। इतना हल्ला नहीं मचा। 2026 में इस बार देखिए इस तरह से लीक हो गया कि रीटेस्ट करना पड़ा। लेकिन इस बार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में यूनियन मिनिस्टर जो है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने जिस तरह से बैठकें की हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है संजय सर की सरकार बहुत सीरियस है। क्योंकि एक मीटिंग नहीं हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें एनटीए के साथ मीटिंग हुई है, साथ साथ जो लगातार जो अधिकारी हैं एजुकेशन रक्षा मिनिस्टर मंत्रालय उनके के साथ हुई है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई है, और ये बड़ी मीटिंग थी। ये इन सभी मीटिंग्स में से सबसे बड़ी मीटिंग थी। साथ साथ राधाकृष्णन कमेटी, जिन कमेटी ने पिछली बार 2024 में जब पेपर लीक हुआ था उस वक्त जो अपने सुझाव दिए थे, उस कमेटी के साथ मीटिंग की है। तो लगातार लगभग हर दिन धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, और वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस बार किसी भी तरह से कोई भी लीक ना हो। पिछली बार जो कमियां रही हैं उनको सुधारा जाए। राधाकृष्ण कमेटी के सुझावों को इस बार बहुत अच्छे से अमल में लाया जाए, क्योंकि वो सुझाव जो है उनमें से 2-3 सुझाव जो हमें पता चली जानकारी कि इस बार वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। जिसमें सीबीटी भी है, इसमें और भी 2-4 चीज़ें जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। लेकिन इन सभी मीटिंग्स के बीच में सबसे बड़ी मीटिंग जो आपने बताया रक्षा मंत्रालय के साथ हुई, और वो मीटिंग कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित हो सकती है। क्यों? उस मीटिंग के अंदर सूत्रों से हमें जानकारी मिली, उस मीटिंग के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया,
वो भी मौजूद थे, साथ साथ रक्षा मंत्री थे, उसमें एनटीए के चीफ थे और भी कुछ अधिकारी थे। उस मीटिंग में दरअसल चर्चा ये हुई है कि क्या किया जाए, लास्ट माइल क्या अप्रोच किया जाए, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे थे वो कैसे अपनाया जाए ताकि सभी विभागों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया जाए कि इस बार पेपर लीक ना हो। तो अब सरकार की तैयारी ये भी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडियन एयरफोर्स का भी सहारा लिया जाएगा पेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की। सरकार वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में भी यही कह रही है, अपने हलफनामे में भी यही कहा है कि हम क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं। जो मंत्री लगातार कह रहे हैं, आज तक के साथ खास बात में भी उन्होंने बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या इंतजाम करेंगे। तो कोर्ट में भी यही बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मीटिंग से समस्या का हल होगा या मीटिंग के में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उस पर अमल किया जाए। तो उस पर आप लोग बताएं कि सरकार कितनी, क्योंकि अब चीजें हाथ से निकल गई हैं, अब इनको रायता को समेटना है और 2029 का चुनाव भी है। इसके पहले इनको लग रहा है, सरकार को ये भी शक है कि युवा अगर सड़क पर उतर गए तो क्या होगा। नहीं, वो सड़क पे उतर गए तो मैं बताऊंगा क्या होगा। हाँ मैं बताऊंगा, आप हाँ, बताओ अभी- पहले, मैं ये आप बताओ। जो आप कह रहे हो ना 29, उससे पहले तो द डी डे इज 21 जून, क्योंकि उस दिन री एग्जामिनेशन होना है। तो नाखून भर भी स्कोप नहीं है कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे हो जाए। पीयूष जो बता रहे थे कि सबसे अहम मीटिंग जो हुई है, जो राजनाथ सिंह जी इस मीटिंग में मौजूद थे एज डिफेंस मिनिस्टर, तो आप सोचो ना कि अगर सरकार यहाँ तक चली गई है कि क्या हमें डिफेंस फोर्सेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन हो, तो किस लेवल पे वो लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं। देखिए, साइबर अटैक्स वगैरह को लेके भी, और कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन किसी चीज़ के अंदर लीकेज हो, जो सरकार के पास पूरी पुष्टि आई है। सीबीआई ने जो अपना जितने लोगों को अरेस्ट किया है, उन लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पे चला गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी चला गया है। ये पता चला है कि ये लीक्स जो है मेजॉरिटी अंदर से हुए थे। तो अंदर से कितनी ज़्यादा टाइटनिंग करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है इस बार जो पेपर सेटिंग होगी ना, उसके लोग बहुत चुनिंदा होंगे। बजट के टाइम क्या होता है, बजट के टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री क्वारंटीन में हो जाती है। मेरा कहना यह है कि एक पुरानी कहावत है कि चोर नहीं चोर की माँ को पकड़ो। जब आपका अंदर का आदमी जिसने क्वेश्चन सेट किया है वो प्रोफेसर वही लीक करने लग जाए तो आप किसको कैसे पकड़ेंगे। तो चोर की माँ को पकड़ना तो जरूरी है वहां पर। अब माँ चाचा जो भी पकड़ा, सरकार पकड़ेगी, लेकिन जो विपक्ष है वो सड़क पर है लगातार। जो एनएसयूआई है वो प्रदर्शन कर रही है, गर्मी के अंदर वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन लगता है ओवर प्रदर्शन कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल वो पहुंच गए इंदिरा भवन के बाहर के बिल्कुल बराबर में सीबीएसई का बिल्डिंग है, और सीबीएसई में भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है ओएसएम को लेकर कि जो मार्किंग जो उसको लेकर। तो ये एक मैसेज आया कि एनएसयूआई एक मार्च निकालेगा सीबीएसई की बिल्डिंग तक। तो मैं भी पहुंच गया कवर करने के लिए। तो मैंने देखा कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, 15-20 लोग हैं। तो वो हाय हाय नारे लगाने लगे कि छात्रों के साथ में अन्याय हो रहा है, ये वो है। तो एक पुलिस वाला आया, बोला आज तो दफ्तर ही बंद है मेरे भाई। अंदर कोई नहीं बैठा, तुम नारे किसके लिए लगा रहे हो? तो बोला हमारा ये सांकेतिक है, सिंबॉलिक है। एनएसयूआई वालों ने सुन लिया होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, बोले अफसर नहीं तो दीवारें तो सुन लेंगे कम से कम। हमारी एक रिपोर्टर है, वो बोली ऑफिस कह रहा है एनएसयूआई के प्रोटेस्ट में जाने के लिए। तो मैंने कैमरामैन को भेजा था क्योंकि मैं यहाँ पे फंसी हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा। तो 2 सेकंड में कैमरामैन का फोन आया जिस प्रोटेस्ट की राहुल बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं यहाँ पे तो प्रोटेस्ट शुरू होते ही खत्म हो गया। पर एनएसयूआई ग्राउंड पे है, और इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट आया है कि जो परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री करते हैं, अब एक बार फिर से टाइम है परीक्षा पे चर्चा करने का। और फिर हम उस बात पे, इसकी गंभीरता पे अगर बात करें तो एक टीचर थे, मैथ्स टीचर, सर ने मुझे फ़ोन किया, और हमारे सबके परिवार में बच्चे, उन्हें बोला मैम बहुत पैनिक करके, ये पेटिशन है क्या आप साइन करेंगे? मैंने कहा हाँ। बोलते, मैंने कहा किस चीज़ की पेटिशन है? कहते मैम नोएडा का पेपर ज़्यादा टफ आ गया। मैंने कहा किसका? कहते हैं मैथ्स का, नोएडा का सीबीएसई 10th का पेपर ज़्यादा टफ आ गया दिल्ली से। तो मैंने कहा कैसे? कहते नहीं आप देखिए कई चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ थी, ये था, हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, इतने हज़ारों बच्चों ने पेटिशन साइन की है। तो उनसे 1 महीने बाद मैंने पूछा कि सर क्या हुआ? तो बोले कुछ नहीं हुआ मैम, हम लोग हर जगह भागे दौड़े कि आप ये फिर से रिव्यू करिए या कीजिए। तो मैंने कहा फिर बच्चों ने क्या किया? तो बोलते बच्चों ने दोबारा एग्ज़ाम दिया। तो मैंने कहा तो ठीक ही है
कहते हैं मैम फिर उन्हीं का पैसा लगा ना, री एग्ज़ाम देने का भी पैसा लगता है। और आप स्ट्रेस देखिए, और स्ट्रेस देखिए बच्चों पे, क्यों आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 3 पेपर दोबारा दे सकते हैं सीबीएसई में। तो बच्चे को मैथ्स का पेपर दोबारा इसलिए देना पड़ा क्योंकि कंपैरेटिवली कहा जा रहा है कि दिल्ली का पेपर वाज इजी। तो इस तरह की जो हर्डल्स हैं, ये एक सेंटिमेंट बिल्ड करती हैं कि सरकार में, एचआरडी मिनिस्ट्री में इन सब चीज़ों की अनदेखी हो रही है। और ये भी तो होता है कि एग्जाम में अलग अलग सेट होते हैं, 3-4 तरह के सेट होते हैं, होते कौन सा रैंडमली कौन कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं होता। इसको पता नहीं तो वो होता है। स्केल ऑफ लेकिन इसमें जो टफनेस लीक था, हुआ वो सभी सेट्स लीक हो गए थे लेकिन ना। वही चक्कर है कि दोबारा इम्तिहान तो कराए जा सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए एक देश एक चुनाव, सरकार ये कह रही है कि हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इससे पैसा बचेगा, लेकिन ये बार बार जो परीक्षाएं हो रही हैं, इससे माँ बाप को कितना स्ट्रेस है, अभिभावकों को, बच्चों को कितना स्ट्रेस है, देश पे कितना बोझ पड़ रहा है, ये तमाम अरे चुनौतियां सर, हैं जब जिसपे मैंने अपने सरकार को 10th देखना के पड़ेगा। एग्जाम दिए थे ना, तो 10th के एग्जाम के बाद 2 महीने की छुट्टी होती है, क्योंकि वाह मजा आ गया। अब आप सोचिए, मैं अगर Sorry. 10th के, 12th के या ग्रेजुएट कोई भी एग्जाम, मतलब ईयरली आपका कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम देने के बाद मन में क्या रिलीफ मिलती है? फिर रिजल्ट के बाद भी मजा आया ना। अरे हम तो क्या सर 33 नंबर वाले आदमी थे सर। 33 आ जाए, पास हो जाए, सर- आगे बढ़ जाए, बस वही बहुत है। तो पांचों का मिला के 33 आया था कि एक ही का 33 आया था? आई थिंक अब पासिंग मार्क्स बढ़ गए मेरे भाई। अब काम नहीं चलेगा। ग्रेस मार्क्स मिल गए इसको। और तो ऐसे ही मन में इच्छा हो है यार, पेपर हो गया, पेपर से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले तो जो, मतलब अब 10 दिन मत पढ़िए, लेकिन इतना टैलेंटेड था मैं कि एक रात, हाँ नहीं, टैलेंटेड तो तू अभी भी है। सर एक रात पहले मैं पढ़ता था और सिर्फ 33 नंबर लाने के लिए पढ़ता था। बताइए, एक रात में ये 33 ले इसका आता कभी था। बड़ा उसी आकर के 10-12 पढ़ लेता। इसका 100 से ज्यादा ले आता है तो। इसका 200 ले आता है। इसका कभी बड़ा सपना नहीं हुआ कि सीएम बनना है, ये बोला एमएलए ही बनना है, बस ठीक है। सर इसके घर नहीं में एमएलए नहीं सर, कोऑपरेटर। कॉर्पोरेट नहीं, तुम्हारे घर में पन्ना अगरबत्ती प्रमुख। तुम ज्यादा जलाते थे ना सर, इसका वो घर था जो एग्जाम से 1 दिन पहले अगरबत्ती ज्यादा जलाता था और रिजल्ट से 1 दिन पहले ये ज्यादा अगरबत्ती जलाता था हाँ, कि भगवान, प्रभु हे हे प्रभु, प्रभु। 33 चाहिए बस। इसमें संजय जी, ये जो बात हो रही थी, तो मैं एक बड़े अधिकारी से बात कर रही थी नीट के एग्ज़ाम को लेके कि क्या अगले, जब ये वाला ख़त्म हो जाएगा तो अगली बार क्या ऑनलाइन चले जाएंगे। तो वो संभावना अभी अगली बारी वॉर फुटिंग पे उस पे काम होने वाला है, पर वो संभावना इसलिए बनती नज़र नहीं आ रही कि नीट का पेपर बहुत बच्चे देते हैं, 22 लाख बच्चे देते हैं, जो कि बाकी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा है। और मणिपुर हो या अलग अलग इलाकों में, रिमोट लोकेशंस में कंप्यूटर सिस्टम करना, ये क्योंकि ये नहीं है कि आप घर से दे सकते हैं। हैक से उसको रोकना, सर नहीं, हैक से तो रोक सकते हैं, जैसे आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, ग्रेडेड होता है। नहीं तो कंप्यूटर सेंटर मणिपुर के कोई रिमोट लोकेशन में लाना, क्या बच्चा आ पाएगा कंप्यूटर सेंटर, ये हो पाएगा? तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, और इसीलिए लगता है कि सुरक्षा के मद्देनज़र एक बड़ा कुछ वॉर फुटिंग पे इनको तैयारी करनी पड़ेगी, वरना ये बहुत मुश्किल होने वाला है। सीयूईटी में ही सिर्फ अभी कंप्यूटर के एग्जाम हुए थे, तो मुझे अपने बेटे को लेकर वहाँ भागना पड़ा, मेरठ, कुछ लोगों को बताइए। पानीपत, सोनीपत, वहाँ जहाँ कंप्यूटर के बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ लेकिन इस बहुत बार- मुश्किल है। इस बार थोड़ा बदलाव है सर, कि आप अपना सेंटर खुद चुन सकते हैं, आपको पैसा नहीं देना है, कोई एग्जामिनेशन फीस अरे नहीं है, तो सरकार भाई वापस कर पेपर रही है। लीक हो गया है तो अब नहीं, तो क्या कहाँ- करेंगे? कहाँ अब बदला क्या होए करेंगे? जब सहूलियत इस बार दे चिड़िया रही है। चुग गई खेत? वापस से खेत को- सहूलियत रख लो भाई अपने पास, पेपर लीक मत करो, बच्चों को इतना तंग मत करो, यही तो पेरेंट्स मांग रहे हैं। वो तो भाई, वो तो बिल्कुल हाँ। भाई, कमियां तो है। तुम्हारे पास भी इसको लेके क्या कुछ जानकारी है? इसके अंदर यही होगा, आप देखना कि सारे पेज जो है ना वो 18 तारीख से सरकार कसना शुरू कर देगी, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता 21 और 22, 23 तक भी जो मिनिस्ट्री है, सिर्फ ये मिनिस्ट्री नहीं, उसके अंदर आईटी मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी, टेलीकम्युनिकेशन वाली मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी। तो ये बेसिकली इंटर मिनिस्ट्रियल देखा जा रहा है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे भी इसको बहुत ध्यान से देखा जा रहा है कि भाई किसी भी एंगल से अब स्कोप इतना नाखून भर भी नहीं है कि ये जो आपका ब्लंडर है ये रिपीट हो क्योंकि सके। 22 से 25 लाख बच्चों का सवाल है, उनके करियर का और सवाल देश है। ने देखा कि जब कोई भी समस्या टैकल नहीं हो रही हो तो सेना को उसमें उतार दो, सेना अपने आप सब कुछ दुरुस्त कर हाँ। देती। तो यहाँ भी सेना को उतरना पड़ा, कमान संभालनी पड़ी। सेना सिर्फ उतरेगी नहीं, आसमान से उतरेगी क्वेश्चन पेपर के साथ।
संजय जी आप बताइए ना कि सुप्रीम कोर्ट में इतना कुछ चल रहा है और ये नीट को लेके भी हुआ, पर एसआईआर को लेके इतना बड़ा फैसला आ हाँ, गया। उसी पे मैं आ क्या रहा था। किसके होश फाख्ता हुए? उसमें पीछे की कहानी बताइए। एसआईआर को लेके जो निर्णय आया ना, तो हमने फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा, वहाँ जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं उनसे पूछा कि आपको तो बड़ी खुश तो बहुत हो गया, आप राहत की सांसें ले रहे होंगे, रोम रोम राहत की सांस ले रहे हैं। तो उनका कहना था हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि हम कानून के हिसाब से थे, हम आरपी एक्ट के हिसाब से हमने काम किया है, संविधान में हमें जो अधिकार दिए उससे दिया है। जब हम इधर उधर गए नहीं तो फिर डर काहे का। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो विपक्ष भी और कई सारे कानून के जानकार भी, कि उन्होंने इतना कंफ्यूजिंग फैसला नहीं देखा, और ये फैसला निर्णय आगे आने वाले समय में कोई ना कोई ऐसी बेंच आएगी जो इस फैसले को पलटेगी। अच्छा, हाँ, ये कई वकील उन्होंने हम लोगों से बातचीत में भी बोला, और उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही मतलब अच्छे फैसलों में नज़ीर नहीं समझ में आ रहा। पर उसमें ये भी कहा गया ना कि एसआईआर जो है इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी, और एसआईआर इज ब्रीदिंग लाइफ इनटू डेमोक्रेसी। तो वो क्या तो सही है, क्या गलत लगा? लेकिन जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं और निर्वाचन आयोग कहता है कोई भी एक भी योग्य वोटर छूटे ना, अयोग्य वोटर जुटे ना, ऐसी विशुद्ध वो होनी चाहिए। उसमें 27 लाख तो सिर्फ बंगाल में, बाकी उत्तर प्रदेश में इतने लोग, बंगाल में तो लोग सीधा सीधा वोट देने से वंचित रह गए। उसमें कोर्ट ने बोला कुछ ऐसा नहीं, अगली बार दे देना। ओह अच्छा, इस बार नहीं होगा तो क्या, मतलब ये बात उठी थी। हाँ हाँ, तो और every उस समय vote कोर्ट counts। ने बोला कि अगली बार दे देना। ये एवरी वोट तो उसमें फिर इसको लेकर लोगों में सवाल है कि जहां लोकतंत्र की इतनी बड़ी बड़ी और गहरी बातें हो रही हैं, वहां पर एक बड़े तबके को या तो आप कहते कि इस बार दे लो, अगली बार जब तुम्हारा एसआईआर में डिसाइड हो जाएगा कि तुम हो योग्य या नहीं हो तो फिर करो। लेकिन कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि क्या हो गया, अगली बार दे देना। तो विपक्षी तो दल क्या उस कर पे रहे भी हैं? लोग बहुत, तो इसी पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि उधर क्या सुगबुगाहट है। नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ विपक्षी बड़े बड़े वकील थे ना जो केस लड़ रहे थे। बड़े बड़े वकील तो हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि इस फैसले के बाद अब क्या सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उनके मन में अभी भी ये चिंता है। और मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में रिव्यू के लिए आएंगे तो सही, बट रिव्यू का सिस्टम ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटिशंस का इतिहास उलट के देख लीजिए, 99.99% से ज़्यादा ये है कि वो रिजेक्ट ही होती है, डिसमिस होती है, क्योंकि वही बेंच अपने ही निर्णय में अगर खामी बता दे तो फिर लोगों का कितना भरोसा रहेगा। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एकदम वैलिड पॉइंट है और उनको लगता है कि हाँ इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो होता है। लेकिन इन कानून के जानकारों को भरोसा कि आज नहीं तो निश्चय कल कोई ना कोई बेंच ऐसी आएगी जो इसका अलग से फिर पुनरीक्षण करेगी और उसमें फिर इसमें बदलाव आएगा, ये फैसला पलटा जाएगा एक दिन। कमीशन कितना तैयार था ये तो आपको उससे ही पता चलेगा कि यहाँ पे ऑर्डर आया और 10 मिनट के अंदर एक कमीशन द्वारा वीडियो जारी हो जाता है जिसके अंदर ये अपील की जाती है कि भाई अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं तो फिर आप रजिस्टर कराइए, आइए और मतदान कीजिए और इंडियन डेमोक्रेसी को आप ज़्यादा स्ट्रेंथन कीजिए। तो कहीं ना कहीं कमीशन का ये मानना था कि, और तैयारी वो तो दिखी गई आपको, वहाँ पे ऑर्डर आया 10 मिनट के अंदर वीडियो जारी हो गया, तो वीडियो पहले से बना के रखा था कमीशन ने। वो उनको ये था कि हम लीगली इसके अंदर कहीं गलत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमने किया एसआईआर जो पूरी प्रक्रिया की, और अब सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग चुका है। तो देखो दोनों ही तरफ कुछ ना कुछ मुझे लगा कि गड़बड़ है। एक तो याचिकाकर्ताओं ने जितने आरोप लगाए कोर्ट में उसके सबूत वो नहीं लेके आ पाए। सिर्फ जवानी जमा खर्च तो पूरा हुआ, लेकिन उसमें कोई चीज़ नहीं। अब जैसे उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे हजारों लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन उनका मरों की लिस्ट में शामिल हैं और उन लोगों के नाम काट दिए गए। कोर्ट ने कहा भैया जब हजारों लोग हैं तो 2-4-10 तो हमारे आगे लेके आओ। इन्होंने 2-4 लेके भी आए। चीजों के बीच में ना एक चीज सोचिए कि एसआईआर का मुद्दा ये कोई पश्चिम बंगाल में उठा ऐसा कोई नहीं है, नया मुद्दा ऐसा नहीं है। बिहार से ही शुरू हो गया। बिहार से शुरू हुआ, उससे पहले भी लोगों के मन में था डर कि एसआईआर आएगा, नाम कट जाएंगे और जिनको वोट, जो हमारे वोटर्स हैं उनके नाम जो है हटा दिए जाएंगे, ऐसा विपक्ष का कहना था। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा रहा ही नहीं। आप चुनाव में नहीं आया, ये कहीं नहीं आया।
आप भी सोचिए कि राजनीति इस पर हुई, बहुत राजनीति हुई, पूरा का पूरा पार्लियामेंट सेशन जो है वो सिर्फ एसआईआर पर ही, रोज हम देखते थे विपक्ष के जो सांसद खड़े होकर तख्ते लेके उस पर प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन इसका कोई असर ना बिहार में हुआ ना पश्चिम बंगाल में हुआ। हालांकि पश्चिम बंगाल में तो इस बार पिछली बार से ज्यादा चुनाव ज्यादा वोटर्स निकल के सामने आए, ज्यादा वोट पड़ गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा तो बढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा जितना आंकड़ों में आता है, क्योंकि जब 100 में 60 लोग वोट करने जा रहे हैं तो 60% वोटिंग हुई। अब जब 20% नाम हट गए हैं, 80 में अगर 60 लोग जा रहे हैं तो परसेंटेज तो बढ़ जाएगा ना। इसमें नो डाउट कि युवा इसको स्टेटस सिंबल मानता है, अपनी उंगली पे निशान को, और वोट करने जाता भी है। लेकिन जितना ये आंकड़ों का खेल है ना, आंकड़ों का खेल फिर भी बाजीगरी ही रहती है। पर मुझे लगता है कि बंगाल में बड़ी जागरूकता थी, लोग जो है बहुत ज्यादा सजग थे कि वो वोट डालना चाहते थे। और हैट्स ऑफ, मतलब मैंने जो देखा, आंखों देखी मैं कह सकती हूँ कि वोटर्स तारीफ कर रहे थे पैरामिलिट्री फोर्सेस की, कि ये आपको पता है कि वहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहला वोट, मुझे कोई अधिकारी कह रहे थे कि आपको पता है वहाँ पे सबसे पहला वोट किसका पड़ा है हर एक बूथ पे। तो हमने कहा किसका पड़ा है? कहते गुंडे का। मैंने कहा गुंडे का? कहते हैं वो जिसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी या कोई बेलेबल कोई ऐसा केस नहीं था या चार्जेस नहीं थे, पर वो गुंडा है, सबको पता है वहाँ पे गुंडा है, वो डराना धमकाने का काम करता है घर घर जाके। दादा तो से। उसके वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स गई एक रात पहले। नमस्ते सर कल आप आके वोट डालिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस आप आके वोट डालिए सर, और कल सुबह आ जाइएगा वोट डालने के लिए। तो वोट डालना है सर, या तो आप वोट डाल लीजिए या बताइए। हाँ वोट डालना है, तो सबसे पहले आप आ जाइएगा सुबह 7 बजे वोट डालने के लिए सर, क्योंकि हम तो कोई भी कानून व्यवस्था में खलल नहीं आने देंगे। कोई बड़ी घटना नहीं हुई। तो फिर उसके बाद वो पहुंचता है सुबह 7 बजे वोट डालने के लिए, हर बूथ बात में, ठीक है। गुंडा पहुंचता है वोट डालने के लिए, जैसे ही वोट डाल देता है, सर आइए ब्रेकफास्ट करने थाने। उनको थाने बैठाया जाता है, और मुझे ये अधिकारी बता रहे थे, उन बंगाल में उनको थाने बैठाया गया, ब्रेकफास्ट कराया गया, लंच कराया गया, और शाम को 6 बजे बाकायदा बोला गया कि बोलेगा थैंक यू सर, थैंक यू। उनका एसआईआर कर दिया उन्होंने। यस सर, ऐसे किया सर, यस सर, लोकतंत्र का सर। और ऐसे ही नहीं, पगडंडी योजना चलाई। हाँ, तो पगडंडी हम पढ़ रहे थे कि ये नहीं कि रोड पे मार्चिंग चल रही हो, खेतों की पगडंडियों से गांव-गांव तक गए ये। तो फिर संजय जी, तो फिर तो वोट बढ़ेगा ही ना, जब लोग डरेंगे नहीं तो वोट बढ़ेगा। तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ये हुआ। कोर्ट ने कहा कि मिस्टर सिब्बल, पिछली बार तो जब आपका पिटीशन है वो तो ये कह रहा है कि इंक्लूजन में बड़ी दिक्कत कर रहे हैं, ये आपके लोगों के नाम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो आपकी याचिका इंक्लूजन को चुनौती देने को है, आपकी दलीलें एक्सक्लूजन को लेकर हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? तो ये बहुत सारी कई तरह की विसंगतियां थी इसमें, जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं से कोर्ट ने सवाल पूछे, और उसमें शुरुआत कहीं से हुई और बाद में जाके कहीं और चला गया मामला। फिर जब सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन लोगों को ईआरओ भर्ती करना है, ईआरओ की जिम्मेदारी देनी है, उस रैंक के ऑफिसर आप नहीं दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो उस रैंक के ऑफिसर नहीं दे रहे हैं, आप ऐसे ऑफिसर दे रहे हैं जिनको इस लाइन का कोई ज्ञान नहीं है, या जो उस स्टैंडर्ड तक परिपक्वता उनकी वैसी नहीं है सोच। तो फिर उसमें भी मामला बहुत डेविएट किया, और आखिर में जो नतीजा आया वो तय। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नाम कटने को लेकर बहुत लोगों के मन में ये शक थे कि कहीं हमारा नाम कट तो नहीं जाएगा, और हालांकि उपाय थे, लेकिन लोग पैनिक बहुत हो गए थे। अभी भी जिन अरे 17 संजय स्टेट जी में देखिए, चल रहा है। पीछे सारे कैमरामैन खड़े हुए हैं, अंकित है, प्रोड्यूसर है, सब लोग हैं। राहुल से पूछ लीजिए। अच्छा राहुल, तुम्हारा नाम कटेगा तो तुम क्या करोगे? भागोगे या बीएलओ को भगाओगे? मैं जाकर नाम BLO जुड़वाऊंगा, के पीछे पड़ जाएंगे जो भी कुछ मेरे को करना पड़ेगा मैं नाम जुड़वाऊंगा। और जैसा भी आपने कहा ना, आपने बहुत हल्के तरीके से कहा, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आजकल की जो बच्चे हैं, जो जेनजी हैं, वो उसको समझते हैं सिंबल। हाँ, वो उसको ना सिर्फ वोट डालते हैं, उसके बाद उसको पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। वो उनको उनके लिए वो ऐसा नहीं है कि वो रोजमर्रा का काम है।
उनको लगता है कि ये हमारी ड्यूटी है, हमें जाकर करना है। मुझे लगता है आपकी बार जो चुनाव आएगा उसमें जो यंग वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में वोट करेंगे। बाकी लोगों के लिए क्या है कि हमारे पिताश्री ने इस पार्टी को वोट दिया, दादाश्री ने वोट दिया, अब वो तो हम नहीं भी है। इसको वोट डाल के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है उन अब लोगों नहीं के है। साथ में। वो अपने मन से जिसको भी उनको चाहते हैं वो जाकर वोट करके आते हैं और अब तस्वीरों को डालते हैं अपने सर्कल्स के अंदर। तो मैं तो जरूर भाई अपना वोट जुड़वाऊंगा और हम तो तेरा इंश्योर नहीं भी है करते क्या? हैं। हाँ कट गया क्या जुड़वाऊंगा तुम्हारा? मतलब कट गया? नहीं, मतलब अगर कटेगा तो जुड़वाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ। और हम तो चेक इंश्योर कर लिया ना? अरे आया था मेरे घर अभी पे। भी इसकी अच्छा। बारी आया आई नहीं था? होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम जैसे अगर हमारी ड्यूटी भी है, जैसे तूने दिल्ली- बताया उनको कि तू कांग्रेस पार्टी का वर्कर था? ये सब बताने के लिए ये सेंसस चल रहा यही तो है। नहीं भेजा, यही तो नहीं भेजा ये था। खुद ही तो नहीं आया दाढ़ी कटवा के। मैं कह रहा हूँ कि जब भी इलेक्शन होता है और हमारी ड्यूटी हमेशा अक्सर ड्यूटी होती है, हम लोगों को होती है, मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि 1 घंटा निकाल के जाऊँ, अपना वोट डाल कर आऊँ। क्योंकि दिल्ली में अगर कुछ भी है और मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, मैं हमेशा डालकर अपना वोट डाल कर आता हूँ। हाँ, 1 घंटे पिछली मैं अपने बार बॉस को बोलता हूँ। लोकसभा चुनाव में मुझे कहा गया कि तू वहां चला जा सोनीपत और वहां। मैंने कहा भाई मैं गुड़गांव जाऊंगा क्योंकि मुझे शाम को आके अपना वोट भी देना है। इसमें हाँ, बेस्ट होता है अपनी ड्यूटी वहां लगवाइए जहां आपका वोट हो। मैं वहाँ, तो अलीगढ़ बिल्कुल। लगवा लेती हूँ कि भाई जाऊंगी वोट कर दूंगी या वहीं कर लेंगे आसपास। अब अपना वही। बूथ नंबर मत बताना अब, नहीं। ठीक है? फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखो हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, सुविधा संपन्न है, उनके पास सुविधा है आसपास ऑफिसर तक जाने की। लेकिन गांव और बाकी खेड़ों में रहने वाले लोग जो गरीब लोग हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि वो किसके पास संपर्क करें, कहाँ जाएं। बीएलओ उनकी सुनता नहीं है। पर संजय जी, हमारी यूपी की बारी आ रही है और यूपी वाले जो हैं अपना नाम जुड़वाना अच्छी तरह जानते हैं। कुछ नहीं होगा तो लठ लेके पहुंच जाएंगे। और वैसे बीएलओ साहब कर रहे हैं अपना काम। बीएलओ ढूंढ के सब लोग पहुंच जा रहे हैं बीएलओ के पास। अभी लट लेके पहुंच तो जाऊंगी। हमें जरूरत ही नहीं लट लेने कोई की। वाइड स्प्रेड लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सब उल्टा इतना जरूर बड़ा जरूर देश लिख है। दिया गया था, पता नहीं है। चुटर पुटर तो होता रहता है। मैं कह रहा हूं कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम नहीं है अगर आप देखो तो। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने तो यही दलीलें सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी कि माय लॉर्ड उनका क्या होगा जो गांव खेड़ों में रहते हैं, वो इतनी दूर से उनको जाना पड़ेगा बीएलओ के पास या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ तो ये बताया जाता है कि नहीं, पर जिसके पास संजय जी वो भी सही है। मतलब आप कंप्लीट कीजिए, वो भी सही है। मतलब मैं उस बात का मखौल नहीं उड़ा रहे हम। ग्रामीण अंचल में बहुत दिक्कत होती है और मैंने खुद स्टोरीज की हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने भी स्टोरीज की हैं। गरीब लोग होते हैं, उनको 100-100 रुपए जेरोक्स में खर्च करने पड़ते हैं, दस्तावेज कागज सारे नहीं होते उनके पास। और बिहार की प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास टाइम नहीं था। उनके गले पे टाइम घड़ी थी कि जल्दी से 10 दिन में दो 13 कागजों में। हाँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो, सुप्रीम कोर्ट ने रेस्क्यू किया और उनके लिए टाइम बढ़वाया। बंगाल में भी टाइम बढ़ा और बाकी जगह जहां जहां जरूरत पड़ी वहां सुप्रीम कोर्ट रेस्क्यू के लिए सामने आया। तो अब हम रिपोर्टर्स ऑफ फेयर के आखिरी चरण की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे लिए सबसे दिलचस्प है, जिसमें हमारा रिपोर्ट कार्ड आता है और ये पता चलता है कि पिछला एपिसोड और उससे पहले के एपिसोड आप लोगों ने कितने पसंद किए और आपकी आगे की ख्वाहिशें क्या हैं। आप क्या चाहते हो कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करें, कौन कौन से विषय शामिल करें। और उसमें जाहिर है कि हम लोगों के पेट में तितलियां भी उड़ती हैं कि किसके बारे में लोगों ने क्या लिखा है। तो संजय जी, हम लोग रिपोर्ट के का नहीं, सिर्फ इसके। मुझे तो ये लगता है कि मेरा नाम सबसे कम आता है। मुझे लगता है पता नहीं किसी ने मेरे बारे में लिखा तो है आप कि में नहीं भी लिखा है। तितलियां हैं पेट के अंदर उड़ती। अब देखो इसमें भी सारा तुम लोगों के बारे में ही है। क्या अरे, बात। हाँ। संजय जी आप सर्वे सर्वा हैं, आप नीले- कहाँ इस दौड़ में हैं? नीलेश जी उन्होंने लिखा है कि मौसमी जी मुझे आपका स्टाइल सच में बहुत पसंद है। धन्यवाद। उतनी गाली भी आरजी, पड़ती है। अमित जी और ऐश्वर्या जी भी वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी मैं Thank लाइव you. हूँ। हमारी स्थिति ईश्वर की तरह है, हाँ। जो सबको देखता है उसको कोई नहीं देखता। आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका हर एपिसोड बहुत जानकारीपूर्ण होता है। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, सभी से भाई, आप अपनी नौकरी को कितना पसंद करते हैं? बहुत पसंद करते हैं। बहुत पसंद आई करते लव हैं। माई जॉब। बहुत बहुत। और आपके काम का मजेदार। कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करता है? आई लव माई जॉब। आई थिंक खबर ब्रेक करना, आई थिंक हम तमाम लोगों को सबसे अच्छा लगता सबसे है। अच्छी हाँ, बात सबसे- वही जो रश, जो एड्रेनलिन हाँ। रश होता है ना, आप कोई भी कहीं पर भी हैं, आपके अंदर इच्छा ही होती पहला है टिक टैक मिल हाँ, गया, पहला टिक टैक पहला मिल जाए। खबर ब्रेक कर दी, इससे बड़ी मेरे को नहीं लगता है कि हमको कुछ ज्यादा किसी के कुछ- अंदर भी कुछ नहीं कुछ होगा। होगा। मुझे लगता है कि मुझे सबसे अच्छा ग्राउंड रिपोर्ट्स करना लगता है। पर
कि आप उन लोगों की आवाज़ बन सकते हैं जो ठीक से बोल नहीं पाते या अपनी बात नहीं रख पाते, और अगर उसका इम्पैक्ट होता है तो वो सबसे सेटिस्फाइंग होता है संजय जी। जी हाँ, एक और बिल्कुल। और चीज़- हमें भी ये बताया गया था कि आपको ये माइक, ये कलम वो तो कुछ इसलिए बहुत मिली जोर से आ रहा है उसे कि आपको ये माइक और ये कलम इसलिए मिली है कि जो लोग अपने नेताओं से, अफसरों से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं, हाँ। तो हम उनके कस्टोडियन। एक और चीज जिस जो मैं अब एक बार सब लोग साइलेंट हो जाओ, एक और चीज कर रहे हैं। अब तुम एक और चीज जो मैं अपनी जॉब के बारे में सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ कि मैं राहुल से पहले कोई चीज कर लूं। मुझे ये डीके शिव कुमार करना चाहता था राहुल। देख रहा है विनोद, देख रहा है आगे इसने विनोद, डीके किया। संजय जी, ये सुरेश वो तो राजदीप को मिलेगा। राजदीप सर डीके शिव कुमार बोल चुके हैं, आई गिव राजदीप इंटरव्यू। हाँ, तो मैं कह रही थी कि दूसरा कमेंट पढ़ देते हैं संजय जी। मितान गोकुल ने लिखा है कि आई लिव इन द यूएसए, द रिपोर्टर्स ऑफ ए कम्स टू यूट्यूब ऑन फ्राइडे इवनिंग विच इज लाइक अ डेजर्ट, वाह वाह वाह, एट द एंड ऑफ अ मील। ओके, अमेजिंग 2 hours of different stories, थैंक यू वेरी मच। भाई देखिए यूएस में, अमेरिका में लोग देख रहे हैं, अमेरिका विलायत से मैसेज आया है। विलायत से। कार्तिक ने लिखा है कि रिपोर्टर्स ऑफ एयर की चर्चा सुन के ऐसा लगता है कि बस ये चलती रहे, चलती रहे, अब बस चली, बस चलती रहे। वंदे भारत की तरह चलती रहे। Kudos to all of you for bringing such interesting political stories for us. Lastly, Sita and Geeta की जोड़ी is the bedrock of the program. थैंक यू अमित जैन ने लिखा है, लवली शो, you guys bring the real inside stories which show that our netas are humans and feel joy, anger, jealousy just like us. Although I am a BJP supporter but love RG's coverage of the Congress. Best in the country actually to bring real Congress thought process. अपने प्रतिद्वंदियों पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। Aishwarya and Mosmi bring a lot of charm to the conversation. Thank you for Thank the you. charm, Keep Aishwarya. shining. थैंक यू Keep shining. Cheers. अगले हमारे दर्शक लिम्बिक लिम्बू लिखते हैं कि वेयर इज पीयूष, पीयूष Where इज is हियर। Piyush? लिम्बिक, Thank you. शैतान को याद किया, शैतान हाजिर है। डोंट लीव हिम एनी सेगमेंट और मे बी ट्राई टू गेट a live camera stand in the side with screen if the latency is video is manageable. आशीष ने लिखा है कि आज का आपका प्रोग्राम नेचुरल है, काफी अच्छा है, आप सभी को बधाई। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आज का प्रोग्राम वाला कौन सा, पिछला वाला या उससे पिछला एपिसोड। अशोक कुमार ने लिखा है कि सबों को नमस्कार अशोक जी, आप सभी का अपना अपना अंदाज है और बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। संजय जी की प्रस्तुति का अंदाज निराला है। आपका नाम आ गया। संजय जी, हम लोग की तरफ से भी ये कॉम्प्लीमेंट आप। जी थैंक यू। आप लोग इसी तरह लोगों को जानकारी देते रहें, धन्यवाद। धन्यवाद। अब देखिए संजय जी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई है, बिल्कुल जो है ना संतूर पौराणिक हो गए काल संजय में जी। चले गए संजय जी। हाँ, संतूर बॉय हो गए संजय जी अब। हाँ। तो अमित कुमार ने लिखा है, जब आप लोग बात करते हैं, खासकर जब खबरों पर चर्चा करते हैं, तो मैं आप सभी की विशेषज्ञता की सच में तारीफ करता हूँ। ये मेंढक तौलने की बात संजय जी ने 2 हफ्ते पहले की थी। भाई ये तौल रहे थे मेंढक। हाँ। राहुल है। ये तो खैर हाँ। मुहावरा दोहा है उसमें। कई बार हमारे उसके साथ ही मैं कहना चाहती हूँ, राहुल अगली बारी जब भी आओगे, एक लाइव स्टैंड तुम्हारे बगल में होगा जिसमें पीयूष का चेहरा दिखता रहेगा और तुम उसकी आरती करते रहना। मंजूर है? पीयूष रहेगा ना, जब सामने ही रहेगा, जब सामने ही मुख्य रहेगा। चीज सामने हो तो नहीं नहीं, विकल्प बोला की है ना, जरूरत जब क्या पीयूष है? मौजूद नहीं हो तो सेगमेंट होना चाहिए पीयूष का। तुम्हें मंजूर है? अच्छा, ये बोला है? ये बोला है लिम्बिक लिम्बू जी ने। मंजूर है कि नहीं है? नहीं, फिर एक ही आदमी रह सकता है यार। तो एक आदमी मैं एक नहीं झेल पा रहा हूँ, उन्हें 2 रख एक आदमी प्रकट रहेगा, दूसरा मैं कह रहा हूँ मैं एक नहीं झेल पा रहा हूँ, वो कह रहे 2 रख दो। 2, एक यहाँ पे और एक सामने। कैसे होगा फिर? चलिए सुनिए। किस्से कहानियों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और आप हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आज तक रेडियो पॉडकास्ट पर। तो फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात हो गई अलग अलग विषयों के साथ। नमस्कार। Reporters of